हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे एथिक्स का सिलेबस करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि एक सेटिंग में पूरा हो जाए। एथिक्स का पूरा सिलेबस GS4 में कवर होता है और इसका पेपर अराउंड 250 मार्क्स का होता है और इसको पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में पूरा स्टैटिक पोर्शन आता है जिसमें सारे टॉपिक्स आते हैं, वही जगत माया मिथ्या, जैसे कि एथिक्स, मोरालिटी, प्रॉबिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिलॉसफी, कोट्स, ये सारी चीज़ आती हैं। और पार्ट 2 में आता है केस स्टडीज़। तो पार्ट 1 जिसका जितना अच्छा होता है वो केस स्टडीज़ को उतनी ही अच्छे से हैंडल कर पाता है, उतनी अच्छे से उनको आंसर कर पाता है, क्योंकि केस स्टडीज़ में आपको अलग अलग डायमेंशंस देखने होते हैं, केस स्टडी का पूरा एनालिसिस करना होता है। तो जितना अच्छा आपका पार्ट 1 होगा उतना ही अच्छा आप पार्ट 2 का एनालिसिस कर पाओगे। और पार्ट 2 की अलग से कोई पढ़ाई नहीं होती, उसकी डायरेक्टली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको पार्ट 1 बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है, क्योंकि जो आप उसमें आंसर लिखते हो उसमें अच्छी एथिकल वोकैबुलरी यूज़ करना, अच्छे अच्छे टर्म्स यूज़ करना और उसके अलावा ऐसा मल्टी डायमेंशनल आंसर देना जो कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको दिला सके, उसके लिए आपका पार्ट 1 बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज हम यहाँ पे पार्ट 1 करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है वैल्यूज़। तो वैल्यू बेसिकली क्या होता है, इसमें आप किसी भी चीज़ पे पूरी तरह डेफिनेशन पहले पढ़ने की बजाय अपने खुद के दिमाग पर पूरा जोर डालिए और देखिए कि आपके दिमाग में इसकी क्या डेफिनेशन निकलती है। वैल्यू क्या होती है, मतलब आप किसी भी चीज़ को आप कोई जो इम्पोर्टेंस दे देते हो वो उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे एक सिख पर्सन के लिए, सिखिज़म धर्म वाले पर्सन के लिए पगड़ी की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन एक मुस्लिम के लिए उतनी पगड़ी की वैल्यू नहीं है। उसी तरह जैसे एक कंजर्वेटिव मुस्लिम के लिए हरे रंग की बहुत वैल्यू है, एक कंजर्वेटिव हिंदू के लिए भगवा रंग की बहुत वैल्यू है। तो ये जो रंग है उनकी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वैल्यू है। तो इन जनरल उनकी वैसे कोई वैल्यू हो ना हो, पर आप जो उसे इम्पोर्टेंस दे देते हो वो डिसाइड करती है उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या वैल्यू होगी। और वैल्यू जिस चीज़ को दी जा रही है उस चीज़ का नेचर कैसा है उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। वो चीज़ कोई मॉरलिस्टिक चीज़ हो सकती है, इमोरलिस्टिक चीज़ हो सकती है, या फिर एमोरलिस्टिक चीज़ हो सकती है जो कि मॉरल और इमोरल से परे है। तो इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू की डेफिनेशन क्या है। वैल्यू द डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग और सम एक्शन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, इससे ज़्यादा मन गहराई में जाने नहीं, बिल्कुल सिंपल कि कोई भी चीज़ को क्या हम डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस दे देते हैं वो उसकी वैल्यू हो जाती है। और इससे मदद क्या मिलती है हमें, दे हेल्प अस इन डिसाइडिंग द डिज़ायरेबिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्शन। हम उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम एक्शन लेते हैं उस एक्शन की डिज़ायरेबिलिटी को ये डिसाइड करता है। अब आप एक्शन ले रहे हैं, एक सिख धर्म के बंदे होने के नाते आप एक्शन ले रहे हैं पगड़ी पहनने का, तो आपकी डिज़ायरेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी पगड़ी पहनने की, ये डिसाइड करेगा कि आपके लिए मन में पगड़ी की वैल्यू कितनी है, और वो डिसाइड करेगा आपके धर्म पर। तो इस हिसाब से वैल्यू जो होती है वो डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस होती है हम किसी चीज़ को जो देते हैं, और वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये ही बता देता है कि आप कोई एक्शन को परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, और उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके मन में कितनी डिज़ायरेबिलिटी है, कितनी इच्छा है। तो टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ अब देखें तो 3 टाइप की वैल्यूज़ होती है टाइप में, कि एक तो मॉरल वैल्यूज़ होती है, ऐसी वैल्यूज़ जो किसी मॉरल क्वेश्चन से जुड़ी हुई है, जो मॉरलिस्टिक एस्पेक्ट देखती हैं। अब यहाँ पे हम किसी रंग का एस्पेक्ट नहीं देख रहे, किसी पर्टिकुलर टोपी का, पगड़ी का एस्पेक्ट नहीं देख रहे, यहाँ पे हम एक मोरालिटी बेस्ड एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो अगर किसी इंसान के लिए सच्चाई की बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसके मन में, अब सच्चाई कोई चीज़ नहीं है, एक आइडिया है, तो मॉरल चीज़ है, तो इसकी अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो वो आदमी जो एक्शन परफॉर्म करेगा, जो काम वो करेगा, वो होगा ऑनेस्टी का। तो मॉरल वैल्यू यहाँ पे हो गई ऑनेस्टी, और किस चीज़ से इंस्पायर हो रही है, वो ट्रूथ से इंस्पायर हो रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं जैसे इमोरल, कोई गलत काम जिनको हम बेसिकली आम भाषा में बोल देते हैं, कोई ऐसी हमारी वैल्यू हैबिट जो कि गलत काम से जुड़ी हुई है। तो जैसे मान लीजिए कोई आदमी जाति के तौर पे बहुत ज़्यादा भेदभाव करता है, तो कास्ट उसके मन में बहुत ज़्यादा वैल्यू की है, उसको अपने कास्ट पर ऐसा प्राउड है कि वो अपनी कास्ट को ऊपर उठाते हुए दूसरों की कास्ट को नीचे गिराता है। तो ऐसे में वो आदमी कास्टिज्म परफॉर्म करेगा, तो ये एक इमोरल वैल्यू हो गई, असंवैधानिक है, तो ये इमोरल हो गई। इसके बाद तीसरी टाइप की जो वैल्यू होती है वो होती है ए मॉरल वैल्यू।
अब ये ना ही मॉरल होती है ना ही इमोरल होती है, ना ही ये सही होती है ना गलत होती है, बस ये सिंपली वैल्यू होती है। तो ऐसी मोस्टली चीज़ें हम चीज़ों से जोड़ देते हैं, जैसे कि ब्लू कलर। अब किसी को ब्लू कलर पसंद है तो ये उसकी वैल्यू है, बट इसमें सही या गलत जैसी कोई चीज़ नहीं है। ब्लू कलर पसंद है तो है, तो ये ए मॉरल वैल्यू हो जाती है। इससे आगे चलते हैं। अब वैल्यूज़ जो होती है ना वो हमेशा हायरार्की में रहती है। ज़रूरी नहीं है दो वैल्यूज़ एग्जैक्टली इक्वल हो, कुछ केसेस में एग्जैक्टली इक्वल हो भी सकती हैं, लेकिन इन जनरल सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एक हायरार्की में रहती है। तो कुछ वैल्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो वो हायरार्किकल लेवल में सबसे ऊपर होती है, कुछ वैल्यूज़ हमारे लिए नीचे होती है तो हायरार्किकल लेवल में नीचे होती है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप दे सकते हैं, जो आप यहाँ से इससे आप ये टॉपिक भी सीख लेंगे, और यही एग्जाम्पल आप जो भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल एग्जाम में एज इट इज़ कॉपी करने लायक है। और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि गांधी जी की अगर बात करें तो चौरा चौरी कांड 1922 के दौरान उनके सामने दो ऑप्शन थे कि या तो वो रिवोल्यूशन को जो स्ट्रगल था, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल था, उसको कंटिन्यू कर सकते थे, या फिर वो रोक सकते थे, क्योंकि चौरा चौरी कांड के दौरान पुलिस थाने को जला दिया गया था जिसमें कई बेकसूर पुलिस वाले जिंदा जल के मर गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास दो वैल्यूज़ थी और दोनों वैल्यूज़ उन्हें बहुत प्रिय थी। तो पहली वैल्यू थी इंडिपेंडेंस की, कि भाई उनको आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, दूसरी वैल्यू थी नॉन वायलेंस की, जिसकी मदद से वो इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल को लीड कर रहे थे। तो ऐसे में इंडिपेंडेंस की वैल्यू जो थी वो तो कह रही थी कि भाई जो स्ट्रगल है उसको कंटिन्यू रखो। नॉन वायलेंस की वैल्यू जो थी वो कह रही थी कि स्ट्रगल को रोक दो, क्योंकि गलत रास्तों का चयन हो चुका है। तो ऐसे में उन्होंने नॉन वायलेंस की जो अपनी वैल्यू है उसको हायरार्की में ऊपर रखते हुए इंडिपेंडेंस की वैल्यू को नीचे रखा, और उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस की वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे, इसलिए हम प्रोटेस्ट को अभी रोक दे रहे हैं। तो यहाँ से पता लगता है कि हायरार्की ऑफ वैल्यूज होती है। तो गांधी जी का ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जो आप रख सकते हो, और ये एग्जाम्पल आगे भी बहुत बार काम आएगा और कई जगहों पे आप इसका यूज़ ले सकते हो अच्छी तरह। गांधी जी की वैसे स्पेशल बात ये कि ये यूपीएससी के फेवरेट हैं, इंडियन हिस्ट्री और यूपीएससी के फेवरेट है। तो इनके जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, गांधी जी के 7 डेडली सिंस हो गए, और उसके अलावा ये जो नॉन वायलेंस की वैल्यू हो गई, इन्होंने क्रिश्चियनिटी से क्या सीखा, इन्होंने सेकुलरिज्म में कैसे अपना योगदान दिया, इन्होंने कास्टिज्म को हटाने के लिए क्या क्या किया, इनका जो था अलग अलग ट्रस्टीशिप वाला, और गांधी जी इस तलिस्मान, ये जो चीज़ें हैं ये आपके बहुत काम आने वाली है। जहाँ हो सके जितना हो सके गांधी जी का एग्जाम्पल यूज़ कीजिए। अलग अलग मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, एक ही एग्जाम्पल को हर क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना, अलग अलग यूज़ करना है, पर जितना हो सके उसको यूज़ कीजिए। फिर आता है थर्ड, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़, कि वैल्यूज़ को हम किसी भी इंसान के अंदर डाल कैसे सकते हैं। और आप खुद सोच लीजिए, इस पे आगे बढ़ने से पहले आप खुद ही सोच लीजिए, आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, अलग अलग प्रकार की जो आपकी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो इसी प्रकार की हो, जैसे मान लीजिए ये ऑनेस्टी से रिलेटेड हो, या कास्टिज्म से रिलेटेड हो, या फिर आपका कोई फेवरेट कलर हो, ये सारी वैल्यूज़ आखिर आई कहाँ से, आप में इनकलकेशन कहाँ से हुआ। तो इनके जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही क्लियर कट है, हम सबके लिए लगभग सेम ही सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला जो सोर्स होता है वैल्यूज़ का वो होता है फैमिली, फिर आते हैं फैमिली से थोड़े बड़े होते हैं स्कूल, फिर स्कूल में हम, और उसके अलावा हम थोड़ा धर्म सीखने लगते हैं फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, स्कूल के थ्रू, तो रिलीजन। फिर तीसरी चीज़ जो होती है जिसका हमें एक्सपोजर मिलता है, सोसाइटी। चौथे नंबर पे सोसाइटी। फिर आ जाती है मीडिया। और मीडिया में मैं आपको बता रहा हूँ इसका बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। मीडिया में कभी भी आप पेड मीडिया या सिर्फ सोशल मीडिया नहीं लेंगे, आप इसके खूब सारे एस्पेक्ट देंगे। सबसे पहले तो न्यूज़ वाली मीडिया देखेंगे, उसके बाद में मूवीज़ वाली मीडिया हो जाएगी, उसके बाद में सोशल मीडिया हो जाएगी, और उसके बाद में आप कोई न्यूज़पेपर देखना है या फिर टीवी मीडिया देखना है तो वो भी, इसके सारे जितने भी एग्जाम्पल आप मीडिया के सोच सकते हैं वो सब इसमें कवर होंगे। केवल एक ही मीडिया के एग्जाम्पल से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे जैसे फ्रेंड्स आ जाते हैं और एक्सेट्रा, और भी जैसे रोल मॉडल आ जाएंगे एक्सेट्रा में। और उसके अलावा कोई अगर कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, मीडिया में सोशल इन्फ्लुएंसर भी आ जाएंगे वैसे एक्सेट्रा में। और उसके अलावा गवर्नमेंट आ जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी लोगों के अंदर वैल्यूज़ डालती हैं। जैसे एक लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट जो है, बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग गवर्नमेंट जो है, लोगों के अंदर शेयरिंग की वैल्यू ज़्यादा डालती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए राइट विंग गवर्नमेंट जो है, वो ओनरशिप की वैल्यू थोड़ी जो है लोगों के अंदर ज़्यादा डालती है, कि आप जो है अपनी गलतियों की ओनरशिप खुद लें, सरकार आपकी मदद नहीं, आप खुद खड़े होइए अपने पैरों पे, दम लगाइए, मेहनत कीजिए। जहाँ तक की बात है लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट की, वो कोशिश करती है कि आप आपस में मिलजुल के रहिए, जो आपके समाज के जो पीड़ित वर्ग है उनकी मदद कीजिए। तो दोनों की अपनी अपनी कुछ वैल्यूज़ है, दोनों ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ से किससे क्या वैल्यू मिलती है। फिर हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़
आधार पर अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करी जा सकती है। तो इंडिविजुअल की अलग वैल्यू होगी और वो इंडिविजुअल की ही होगी। आपके लिए जो आपकी वैल्यू है वो आप ही के लिए तक और आप ही तक सीमित रहेगी। वो आपकी वैल्यू मास की वैल्यू नहीं बन सकती, सोसाइटी की वैल्यू नहीं बन सकती, स्कूल की वैल्यू नहीं बन सकती, उनकी वैल्यू अलग होगी। तो इंडिविजुअल की एक अलग वैल्यू होगी, फैमिली की एक अलग वैल्यू होगी। आपने देखा होगा आपकी फैमिली में कुछ ऐसी वैल्यूज है जिनको जो आप पूरी तरह नहीं समझ पाते, जो आपको पर्सनली पसंद नहीं है, या फिर आपकी कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स को पसंद नहीं है, बस आपको है पसंद। इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो जाती है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपको रटी हुई होनी चाहिए और इनकी डेफिनेशन विद सब कुछ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है सोसाइटल वैल्यूज़, जो आपकी सोसाइटी आपको सिखाती है। हर सोसाइटी की कुछ अलग वैल्यूज़ होती है। फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसकी वैल्यूज़। फिर आता है प्रोफेशनल वैल्यूज़। और भी कई मापदंड हैं जिनके आधार पर इनको डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन ये क्राइटेरिया इनफ है। 6-7 आप पॉइंट में डिवाइड कर दिया। बाकी अगर आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए और भी कई पॉइंट आते हैं तो आप उनमें भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल की कुछ वैल्यूज़ देखते हैं। अब जैसे ऑनेस्टी हो गई, ट्रूथफुलनेस की आपके मन में बहुत भावना है। युधिष्ठिर का एग्जाम्पल लेते हैं। उनके मन में सच्चाई की जो जगह थी, बहुत ज़्यादा इज्जत थी उनके मन में सच्चाई के प्रति, ट्रूथफुलनेस के प्रति। उसके कारण वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान थे। उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो ऑनेस्टी की जो वैल्यू थी वो इंडिविजुअल की वैल्यू होगी। एक पूरी, जैसे आप फैमिली लेते हो, पूरी फैमिली की वैल्यू कभी ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्टी वैल्यू ही ऐसी है जो कि एक इंडिविजुअल ही परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा आती है इंटेग्रिटी, एम्पैथी, करुणा, एक्सेट्रा। अब ये जो चीज़ें इंटेग्रिटी, एम्पैथी, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके कवर करेंगे डेप्थ में। इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको कैसे यूज़ करना है, इनको क्वेश्चंस, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सारे कवर होंगे आगे। अब इंडिविजुअल में जो बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं वो यहाँ पे हम महात्मा गांधी जी का ले सकते हैं। इंडिविजुअल को सोचते हुए हम ये सोच सकते हैं कि कैसे कोई एक इंडिविजुअल है और उसने पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट अपनी एक वैल्यू रखी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटी की वैल्यू सही थी या इंडिविजुअल की वैल्यू सही थी, दोनों की वैल्यूज़ में थोड़ा टकराव आया और ऐसे में अगर इंडिविजुअल की वैल्यू जीत गई तो आप ऐसे में इंडिविजुअल वाले एग्जाम्पल में उस बंदे का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि वही वापस एग्जाम्पल ले सकते हैं चौरा चौरी कांड का। 1922 में गांधी जी की वैल्यू थी नॉन वायलेंस की। पूरी सोसाइटी कह रही थी कि नहीं, आप स्ट्रगल को वापस मत लीजिए। नेहरू जी, पटेल साहब, सब ये कह रहे थे कि आप वापस मत लीजिए प्रोटेस्ट को, आप चलते रहने दीजिए, आप इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। पर इन्होंने बोला नहीं, नॉन वायलेंस की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको रोक दीजिए, प्रोटेस्ट को वापस कर लेंगे। अगर वायलेंस के दर पर हमें आज़ादी मिल रही है तो ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। और वो सही भी था, क्योंकि आगे जाके हम देखते हैं कि जो वायलेंस से देश बनते हैं वो पाकिस्तान कहलाते हैं और जो सिद्धांतों पर देश बनते हैं वो हिंदुस्तान कहलाते हैं। आगे चलते हैं। जैसे फैमिली के बेस पे जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो हो सकती है जैसे रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। तो कुछ फैमिली जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रिस्पेक्टिंग एल्डर्स पे दिया जाता है। कुछ फैमिली आती है जहाँ पे ड्यूटी को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है कि आपका काम आपको करना ही करना है। एक फादर की ड्यूटी है उसके बच्चों का ख्याल रखना, एक माँ की ड्यूटी है उसके बच्चों में अच्छे संस्कार डालना। तो इस प्रकार की जो अलग अलग ड्यूटी दे रखी है, बच्चों की ड्यूटी होती है रिस्पेक्ट करना एल्डर्स को। तो ये फैमिली की एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। सॉलिडारिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है फैमिली की। फिर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पे। तो आपके प्रीएम्बल में जितने भी अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स लिखे हैं वो सारे यहाँ पे लगभग फिट हो जाते हैं। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, और जो भी आ जाता है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी, ठीक है। सोसाइटी पे आते हैं। अब सोसाइटी की जब भी आपको बात करनी हो ना तो आप क्या करना, मन ही मन में सोच लेना अलग अलग सोसाइटीज़ के बारे में, और आप खुद ही अपने आप ये सारी बातें बोल पाओगे। अमेरिका के बारे में सोचते हैं, अमेरिकन सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि यार ठीक है, इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा है ना। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली तो अब वो पुरानी बात हो गई, वहाँ पे तो न्यूक्लियर फैमिली भी टूट रही है, डिवोर्स रेट बहुत हाई है, इंडिविजुअलिज्म राइज पे। दूसरी चीज़ क्या आती है, मास कंज्यूमरिज्म। मटीरियलिस्टिक सोसाइटी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे है ना जो ज़्यादा से ज़्यादा जीत लेता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और हमारी इंडियन सोसाइटी में जस्ट ऑपोजिट है, जो सबसे ज़्यादा त्याग कर देता है हमारी सोसाइटी में उसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो सोसाइटल आधार पर अब आप देख लीजिए, अमेरिकन सोसाइटी की जब बात होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मटीरियलिज्म हो जाएगी, ठीक है। इंडियन सोसाइटी की जब बात होगी त्याग, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पिरिचुअलिज्म वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और अमेरिकन सोसाइटी की इंडिविजुअलिज्म वैल्यू है। अब आप किसी ट्राइबल सोसाइटी की बात करोगे तो उसके पास ट्राइबल सॉलिडारिटी होगी,
सॉलिडेरिटी वहाँ की टॉप वैल्यू है। उसके अलावा आप जैसे किसी लेफ्टिस्ट सोसाइटी की बात करेंगे तो इक्वालिटेरियन, इक्वालिटी वाली जो भावना है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब जापानीज़ कल्चर की बात करें तो हम सबको पता है कि उन लोग क्लीनलीनेस की बहुत ज़्यादा उनको जो है क्लीनलीनेस का उनको कीड़ा है, ये कह सकते हैं। पंक्चुअलिटी, टाइमिंग को लेके जापानीज ट्रेन जो है वर्ल्ड फेमस है, बुलेट ट्रेन जो है उनकी वर्ल्ड फेमस है कि वो बिल्कुल पिन पॉइंट सेकंड्स की भी देरी नहीं करती। क्लीनलीनेस का इसका एग्जांपल आप जो है जापानीज सोसाइटी का ले सकते हैं और आगे भी बार बार लिख सकते हैं। उसमें ये हो जाएगा कि जापानीज स्कूल में जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो खुद अपना टॉयलेट क्लीन करते हैं। तो टॉयलेट क्लीनिंग का जो काम है वो बच्चे खुद करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए इंडियन स्कूल में अप्लाई करवा दे कि बच्चों से स्कूल पे टॉयलेट साफ करवाने लग जाए, तो एक बार के लिए तो बवाल हो जाएगा। लेकिन जापान में ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। तो ये उनकी सोसाइटी के संस्कार हैं। आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात पे। अगर बात करें जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके खुद के कुछ मूल वैल्यूज़ होते हैं। अब जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी एक ऐसी संस्था की वैल्यू होगी जहाँ पे सीक्रेसी को बिल्कुल ऊपर रखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप रॉ में काम कर रहे हैं, इंडिया की जासूसी संस्था जो है वो, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके प्रति जो भरोसे होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और कुछ हो चाहे ना हो, ट्रस्टवर्दीनेस और जो सीक्रेसी वो सबसे ऊपर रखी जाएगी। उसके अलावा मान लीजिए आप किसी रिटेल मॉडल के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, जैसे और कुछ नहीं तो आप मान लीजिए आप कस्टमर केयर पे ही काम कर रहे हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपकी जो है प्राइमरी वैल्यू बन जाएगी ऐसे में। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आप शेयर मार्केट की किसी बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी बन जाएगी वैल्यू। इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे टाटा की बात करें तो टाटा जो है इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड फेमस है अपनी चैरिटी के काम के लिए। तो टाटा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जब भी आपको यूज़ करना हो ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस को लेके कि ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कैसे किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम टाटा का ले सकते हैं कि जैसे जो CSR फंड होता है तो उसमें कंपलसरी होता है कि 2% जो है प्रॉफिट का हर कंपनी को चैरिटी में देना है, और चैरिटी में भी फिक्स होता है एजुकेशन और हेल्थ केयर और अलग अलग प्रकार के जो उन्होंने CSR में क्राइटेरिया दे रखे हैं। तो टाटा की खास बात ये है कि 2% कंपलसरी, ये 7 से 8% तक करते हैं, खुद से वॉलंटरीली करते हैं। उसके अलावा फोर्ड का भी बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। इन्होंने असेंबली लाइन का जो इन्वेंशन किया था हेनरी फोर्ड ने, वो आज तक फेमस है, अभी भी हर कंपनी में वही चल रहा है जो उस ज़माने में किया गया था इनके द्वारा। फिर प्रोफेशनल अगर बात करें, प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो एक तो सस्टेनेबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वैल्यू। बाकी इंजीनियरिंग सेफ्टी, एक मान लीजिए आप एक बहुत ही ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे मैनुअल लेबर भी अच्छा खासा हो रहा है, आयरन की एक वर्कशॉप है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हल्की सी भी चूक किसी की जान ले सकती है। आप कोई सिलाई का काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, आप बहुत बड़े बड़े लोहे के कारखाने में काम कर रहे हैं जहाँ पे हल्की सी चूक किसी की जान ले सकता है। तो ऐसे में इंजीनियरिंग सेफ्टी की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू बन जाएगी, तो वो प्रोफेशनल वैल्यू हो जाएगी। प्रोफेशनल वैल्यू में आप और भी ले सकते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट। अब आप HR है किसी कंपनी में, ह्यूमन रिसोर्स के जो है मैनेजर हैं, तो दूसरे लोगों का मैनेजमेंट करना, गुस्सा शांत रखना सोसाइटी में, आपकी कंपनी में देखना कि किसी को प्रेशर तो नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं हो रहा आपकी टीम में किसी को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको प्रोफेशनली आपकी प्रोफेशनल वैल्यूज़ में आ जाएंगी। अब आगे चलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले तो ये अगर समझ में नहीं आया तो आगे तक कन्फ्यूजन रहेगा आपको कि एथिक्स और मॉरल्स में बेसिकली अंतर होता क्या है। तो एथिक्स और मॉरल्स एक ही चीज़ है, बस अंतर इतना सा है कि इनका सोर्स क्या है। कोई भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो आपको ये बता दे कि करना क्या है, क्या सही है क्या गलत है। आप कोई भी चीज़ के सही या गलत होने की बात को किसी मापदंड पे देख के ही डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो मापदंड आपको कौन देता है वही इकलौता डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है एथिक्स में और मोरालिटी में। अगर ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जिनकी मदद से आप डिसाइड कर रहे हो कि कोई भी काम सही है या गलत है, वो अगर सोसाइटी आपको दे रही है, ठीक है, सोसाइटी अगर आपको दे रही है
तो ये कहलाएगा एथिक्स। और अगर वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आपको खुद के मन से डिसाइड आप कर रहे हैं, इंडिविजुअली आप डिसाइड कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे मोरालिटी। अब इसका एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं कि गांधी जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस, ठीक है। गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस का काम किया था उस वक्त, तो वो जो एग्जाम्पल था वो मोरालिटी का था, क्योंकि समाज उनको क्या कह रहा था, समाज ने जो स्टैंडर्ड्स दे रखे थे किसी चीज को जज करने के लिए, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, उन मापदंड के हिसाब से अगर चौरा चौरी कांड को देखा जाता तो वो बोलते कि हाँ ठीक है, हो गई गलती, पर चलने दो अभी। ये उनका सोसाइटी का मानना था। लेकिन गांधी जी ने मॉरली जब इसको जज किया, जो उनके मन से निकले थे मापदंड, उनके आधार पर जो उन्होंने गलत उसको जज किया चौरा चौरी कांड को, तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे गलती हो गई, मार दिया आपने लोगों को, ये सोसाइटी किस तरफ जा रही है, ये पतन की तरफ जाती हुई सोसाइटी आज़ादी के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ये उनके मॉरली जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स थे, उनके आधार पर उन्होंने इस चीज़ को किया, तो ये कहलाएगा मॉरल्स। और जब सोसाइटी द्वारा बताए गए स्टैंडर्ड्स पर आप किसी चीज़ को जज करते हैं तो वो कहलाता है एथिक्स। अब जैसे मान लीजिए वुमेन एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एजुकेशन है, ठीक है, फीमेल एजुकेशन। अब आप इंडिया में देखेंगे तो फीमेल एजुकेशन एक हाईली एथिकल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए। हमारे समाज में हर कोई पुश कर रहा है इसको, और जो लोग गलत विचारधारा के हैं उनको हम सही करने के लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स भी चला रहे हैं, अच्छे अच्छे एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। लेकिन अगर आप यही चीज़ एक तालिबान सोसाइटी में जाके देखेंगे तो वहाँ पे फीमेल एजुकेशन एक अनएथिकल चीज़ है। तो इससे आपको पता चलेगा सेम चीज जो आपको मापदंड दिए गए हैं उनके आधार पर अलग अलग सोसाइटी में कैसे सही या गलत हो सकती है। तो यहाँ पे सोसाइटी डिसाइड कर रही है, तो ये अनएथिकल बन जाता है तालिबान में फीमेल एजुकेशन, और एथिकल बन जाता है इंडिया में। लेकिन अगर मॉरली देखें तो इंडिया में लगभग सभी लोग फीमेल एजुकेशन को मॉरली बिल्कुल सही मानते होंगे, ठीक है। कुछ एक लोग होंगे जो अलग विचारधारा रखते होंगे। लेकिन तालिबान में जाए तो तालिबान में भी खूब सारे लोग तो ऐसे होंगे ही जो मन ये सोचते होंगे कि यार फीमेल एजुकेशन तो होनी चाहिए, और कोई नहीं तो जो एजुकेटेड वहाँ की फीमेल है जिनको अब तालिबान के रिजीम के अंडर काम नहीं करने दिया जा रहा, वो तो यही सोचती होंगी ना मॉरली कि यार ये तो ज़रूरी है। इंडिविजुअली उन्होंने जो मापदंड बना रखे हैं उनके हिसाब से फीमेल एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन एथिकली जो मापदंड है उनके हिसाब से नहीं हो पा रही, तो एथिकली वो गलत है, मॉरली वो सही है। तो ये डिफरेंस है, मापदंड सही या गलत के हमारे द्वारा बनाए गए हैं तो उन मापदंडों को मॉरल्स कहेंगे। मापदंड जो समाज द्वारा दिए गए हैं, कल्चर द्वारा दिए गए हैं, किसी बाहरी सोर्स द्वारा दिए गए हैं इंडिविजुअल के अलावा, वो एथिक्स कहलाते हैं। तो इसके अलावा जो और इनमें डेफिनेशन में जो आप पढ़ सकते हैं ये है कि एथिकल स्टैंडर्ड्स आर प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप और कल्चर दे देता है, इंस्टीट्यूशंस दे देते हैं। आप सरकार में काम कर रहे हैं तो सरकार ने आपको क्या इंस्टीट्यूशन दिया है, सरकार जो इंस्टीट्यूशन है उसने आपको क्या मापदंड दे रखा है इन चीज़ों को करने का, ठीक है। ग्रुप, जिस ग्रुप में आप रहते हैं उसमें, उसके अलावा कल्चर दे देते हैं, जिस भी कल्चर इंस्टीट्यूशन ग्रुप में वो इंडिविजुअल काम करता है। इंटरनल कंपास। और जहाँ तक बात है मोरालिटी की, तो मोरालिटी क्या है, मोरालिटी एक इंटरनल कंपास है किसी भी इंडिविजुअल का सही या गलत को जानने का। इसके अलावा यूजुअली कम्स विद सैंक्शंस। अब देखिए, आप मॉरल काम कर रहे हैं तो क्या होगा और नहीं कर रहे तो क्या होगा, दूसरी तरफ एथिकल काम कर रहे हैं तो क्या होगा और नहीं कर रहे तो क्या होगा। अब एथिकल काम कर रहे हैं तो समाज द्वारा बताए गए मापदंडों पर आप सही से चल रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, समाज से शाबाशी मिलेगी। लेकिन अगर आप अनएथिकल काम कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, समाज आपका बहिष्कार कर देगा। तो यूजुअली कम विद सैंक्शंस। तो ये कौन से सैंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम अनएथिकल काम करते हैं तो ये सोशल सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया 7 मिनट की कि भाई मर्डर करना गलत बात है, तो ये अनएथिकल बात, इमोरल बात है, वो तो ठीक है ही, अनएथिकल भी है, ठीक है। तो ऐसे में हमने क्या किया, जो भी लोग मर्डर करते हैं उनको हम पकड़ के जेल में डाल देते हैं, सोशल सैंक्शन मिल गया, उनसे कोई बात नहीं करता, उनके घर वालों से उठ बैठ बंद कर दी जाती है, ऐसा हो गया। पर मान लीजिए हम एज अ सोसाइटी डिसाइड कर ले कि अगर कोई टेररिस्ट आया तो उसको मार देना जरूरी है। तो टेररिस्ट अगर चोट पहुंचा रहा है किसी को तो उसी वक्त अगर आप उसको पकड़ लो तो तुरंत मार दो। तो ये एक एथिकल स्टैंडर्ड बन गया हमारी सोसाइटी में। तो ऐसे में अगर कोई भी टेररिस्ट आ जाता है और उसको कोई इंसान पकड़ के मार देता है तो ऐसे में हमारी सोसाइटी उसको सोशल सैंक्शंस नहीं देगी बल्कि शाबाशी देगी, बहादुरी का मेडल देगी।
और मॉरली अगर देखा जाए तो अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे समाज में सही है, लेकिन हमें पता है कि यार बहुत ही इमोरल काम है, आप में से जो फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं उनको तालिबान सोसाइटी में छोड़ के आ जाए, और वहाँ वो देख रहा है कि यार मैं चाहता तो हूँ कि महिलाएं पढ़ें लेकिन मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये सोसाइटी मेरे को सपोर्ट नहीं, तो उसको इनर डिसोनेंस होगा, अंदरूनी मानसिक तनाव होगा उसको। तो ये जो मोरालिटी होता है इसका कभी भी हमारे को ना बाहर से कोई बहिष्कार नहीं झेलना पड़ता है या बाहर से कोई हमें परेशानी नहीं है, जो भी परेशानी होती है सारी अंदरूनी होती है, मन हमारा बहुत ही विचलित हो जाता है। तो वॉलंटरीली इम्पोज्ड होती हैं जितनी भी समस्याएं होती है जो इमोरल काम करने से हमें मिलती हैं। अब ये एक बहुत सही वेन डायग्राम है समझने के लिए कि ये जो ए सर्कल है बड़ा वाला, ये आपको बता देगा कि ये सारे काम एथिकल है, ठीक है, ये सारे काम एथिकल काम है, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, ये सी वाला सर्कल, ये आपको बता देगा कि ये सारे काम मॉरल काम है। अब हो सकता है कोई काम मॉरल हो, ठीक है, लेकिन वो एथिकल ना हो, तो वो यहाँ लाई करेगा। कोई काम एथिकल हो लेकिन मॉरल ना हो, लेकिन कुछ काम होते हैं जो एथिकल भी होते हैं और मॉरल भी होते हैं, तो वो काम यहाँ पे बीच में लाई करते हैं। और वो जो काम होते हैं वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस देते हैं, वो हमें इनर हैप्पीनेस भी देते हैं क्योंकि हम मॉरल काम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें एथिकल हैप्पीनेस भी देते हैं क्योंकि हमारा समाज हमारी बड़ाई कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है, हमें सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम कोई काम करेंगे जो कि एथिकल और मॉरल दोनों होगा तो उसको फुल सपोर्ट मिलेगा। पर मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं जो केवल एथिकल है, और केवल एथिकल है तो वो यहाँ लाई कर रहा है और इमोरल है, तो हमें इनर डिसोनेंस होगा, हमारा मन परेशान रहेगा क्योंकि हम इमोरल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई काम कर रहे हैं जो कि मॉरल है तो हमें क्या मिलेंगे, हमें सोशल सैंक्शंस मिलेंगे, समाज हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा भले ही हम अच्छा काम कर रहे होंगे हमारे अनुसार। और ज़रूरी नहीं है कि कोई काम अगर मॉरल है तो वो सही ही हो, हमें वो मॉरल लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई चोर है, उसको ये लगता है कि अमीर के घर से चुरा लेने में कोई गलत नहीं, तो उसके लिए चोरी करना, अमीर के घर से चोरी करना इमोरल काम है ही नहीं। उसको लगता है अमीर के घर से चुराने में क्या नुकसान हो गया, मैंने तो गरीबों में भी थोड़ा बहुत बांट दिया। तो ऐसे में वो सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत मॉरल काम कर रहा हूँ, लेकिन समाज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अनएथिकल ही होगा। उसको अगर पकड़ लिया गया तो उसको पुलिस के हवाले ही किया जाएगा। तो ऐसे में जो केवल उसको लग रहा है कि वो मॉरल काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसको सोशल सैंक्शंस मिलेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। कोई भी समाज में ये बात पता कैसे चलती है कि ये काम एथिकल है भी या नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं। समाज हमें बता तो देता है, लेकिन समाज में ये चीज़ एथिकल बनी कैसे, अनएथिकल बनी कैसे। आखिर तालिबान में ही वुमेन एजुकेशन अनएथिकल क्यों हुआ, हिंदुस्तान में एथिकल है, इसकी क्या क्या तरीके होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसका फैक्टर आ जाता है एक तो ट्रेडिशन, उस सोसाइटी के क्या ट्रेडिशंस हैं ये बताएंगे कि वहाँ पे क्या एथिकल होगा क्या अनएथिकल होगा, ठीक है। जैसे एक ज़माना था जब सती प्रैक्टिस किया जाता था हिंदुस्तान में, तो उस वक्त सती की जो प्रैक्टिस थी वो एथिकल मानी जाती थी। समाज में बीचों बीच ये प्रैक्टिस हुआ करती थी शमशान घाट पे, और सब लोग देख रहे होते थे, पूजा और कर रहे होते थे उसकी, कोई अनएथिकल उसे नहीं बोला। लेकिन आज हम जागरूक हो चुके हैं इस मुद्दे को लेकर, हम देख चुके हैं कि ये ब्रेन वॉशिंग का नतीजा था, और आज हमें ऐसी किसी भी घटिया कोई सोशल इविल को प्रैक्टिस करने के लिए कोई मजबूरी नहीं है। तब हम ये ट्रेडिशन, चेंजिंग ट्रेडिशन के साथ समझ चुके हैं कि ये अब अनएथिकल बन चुका है हमारे समाज में। तो एक ज़माने में सती जैसी जो प्रैक्टिस थी वो ट्रेडिशन के कारण एथिकल थी। तो ट्रेडिशन आपको बताते हैं कि किसी समाज में क्या एथिकल होगा क्या अनएथिकल होगा। तो फोकस ऑन हैबिट एंड परसिस्टेंस। तो ट्रेडिशन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं परसिस्टेंस पे रहे, मतलब लगातार वो कंटिन्यू रहे। तो जो सुओ मोटो जो स्टेटस होता है उनका, वो उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा रिलीजन की बात आती है। अब रिलीजन जो होता है, ये वाला टॉपिक जो होता है ना, बहुत शानदार टॉपिक है, इससे आपके इतने अच्छे पॉइंट्स बन सकते हैं। अब आप बात करेंगे हिंदुज़म की, बात करते हैं अपन, ठीक है। हिंदुज़म के थोड़ी अलग वैल्यूज़, थोड़ी सी जैनिज़्म की थोड़ी अलग है, बुद्धिज़्म की अलग है। हिंदुज़म में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कर्म पर, ठीक है। जैनिज्म पे आप में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है नॉन वायलेंस पर। और नॉन वायलेंस का पॉइंट वैसे सब लोग लिख के आएंगे, तो इसमें आप जो दो अलग पॉइंट लिख के आ सकते हैं वो हो जाएंगे, एक तो नॉन वायलेंस तो है ही है, उसके बाद अनेकांतवाद का एग्जाम्पल इसमें आप जो है दे सकते हैं। अनेकांतवाद के एग्जाम्पल का सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये हो जाएगा आपको कि इससे आपको एक तो कुछ अलग लिखने मिलेगा सब लोगों से,
ठीक है। उसके अलावा ये जो पॉइंट है ना, ये अलग अलग जगहों पे बहुत मदद मिलता है। जैसे सेक्युलरिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अनेकांतवाद ये कहता है कि एक ही सच नहीं है, सच के अलग अलग रूप हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के सच हैं। और इसमें बहुत अच्छी जो कहानी सुनाई जाती है इसको समझाने के लिए वही होती है कि चार अंधे लोगों को ये बोला जाता है कि आप हाथी को छू के उसके आकार को बताएं। जो अंधा आदमी हाथी की सूंड पकड़ता है वो हाथी को खंबे की तरह बता देता है, सांप के जैसा बता देता है। जो अंधा आदमी हाथी की पूंछ पकड़ता है वो हाथी को रस्सी जैसा बता देता है। जो अंधा आदमी हाथी का पैर पकड़ता है वो हाथी को खंबे जैसा बता देता है। और जो अंधा आदमी हाथी के पेट पर हाथ रखता है वो एक हाथी को बड़ी सी बॉल के जैसा बता देता है। अब चारों ही लोग झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन चारों ही लोग पूरी तरह सच भी नहीं बोल रहे। तो उसी प्रकार से कोई भी सच पूरा सच नहीं है। शादवाद का भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझाया जाता है इसी कॉन्सेप्ट से कि शादवाद भी आप कह सकते हैं इसमें कि शायद आपका सच सही है, शायद मेरा सच सही है, शायद कि में ये लोग डील कर रहे हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं आप जैनिज्म से यूज़ कर सकते हैं बार बार, इनका बहुत फ़ायदा मिलता है। अच्छा एग्जाम्पल्स देने में सेकुलरिज्म के, कास्टिज्म के, इनको जो है टॉलरेंस इनके प्रति कैसे हम बढ़ा सकते हैं कि जैनिज्म के इस कॉन्सेप्ट से सीख के हम टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं समाज में कि आपका भी सच सही है, मेरा भी सच सही है, शायद दोनों ही सच है। तो ऐसे भावनाओं से टॉलरेंस बढ़ती है समाज। इसके अलावा बुद्धिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है मध्यम मार्ग पर, और मध्यम मार्ग पर कि एक्सट्रीम्स में मत जाओ। तो अब आपके समाज में क्या एथिकल होगा वो डिसाइड करेगा कि आपका समाज आप किस धर्म से है। जैसे कि अबॉर्शन की बात करते हैं तो कैथोलिक समाज में कैथोलिक क्रिश्चियन जो होते हैं उसमें अबॉर्शन जो है वो बिल्कुल गलत माना जाता है। लेकिन दूसरे जो समाज है प्रोटेस्टेंट कल्चर जो है क्रिश्चियनिटी का, उसमें रिलेटिवली उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे रखा है इस मामले में। अब बात करते हैं टाइम की। टाइम टू टाइम भी जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप कैपिटल पनिशमेंट ले लीजिए, जो है मृत्युदंड, या फिर और भी जो अलग अलग प्रकार के जो सज़ाएं दी जाती थी पहले के ज़माने में। जैसे राजा हर्षवर्धन के टाइम में मुझे याद है कि ये सज़ा दी जाती थी, एनसीईआरटी में इसका वर्णन कर रखा है कि एम्पुटेशन की सज़ा दी जाती थी। चोरी चकारी अगर कोई करते हुए पकड़ा जाता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। लेकिन आज के टाइम में हम सोच भी नहीं सकते कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। आज समाज इतना रिलैक्स, जो इतना मल्टी डायमेंशनल हो चुका है, सोच इतनी गहरी हो चुकी है, तो हम पहले पूछते हैं कि भाई चोरी करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। हो सकता है इंसान भूखा हो सकता है इंसान मजबूर हो, तो ये चोरी कर ही क्यों रहा होता। फिर भी अगर माना जाता है कि भाई इसके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी फिर भी इसने चोरी करी, तो फिर उसके हाथ पैर नहीं काटे जाते, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, उन्हें सुधरने का एक मौका दिया जाता है। तो टाइम के साथ ये सेम चीज़ चोरी के प्रति जो हमारे एथिकल व्यूज़ थे वो कितने बदल गए हैं, टाइम बदल देता है। जेंडर इक्वालिटी एक दूसरा एग्जांपल है इसका। जेंडर इक्वालिटी को लेके आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा व्यूज़ बदले हैं विद टाइम। इसके बाद हम चलते हैं सोशल इन्फ्लुएंस पे। एथिक्स में क्या एथिकल है क्या अनएथिकल नहीं है किसी भी सोसाइटी में, ये सोशल इन्फ्लुएंस पे भी डिपेंड करता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले एथिकल इक्वालिटी जो था वो कोई एथिकल मापदंड नहीं था समाज का। उसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ है नहीं, ठीक है। तो अमेरिकन रेवोल्यूशन में ये बताया गया था कि भाई जो ब्रिटिश समाज है वो और हमारे समाज में कोई अंतर नहीं है, हम बराबर हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आर्यन समाज जो है उन्होंने वैदिक एथिक्स को वापस रिवाइव करने की कोशिश करी, इक्वालिटी लाने की कोशिश करी। बाकी जो सोशल इन्फ्लुएंसर रहे हैं बहुत बड़े बड़े, जैसे अम्बेडकर रहे हैं और स्पिनोजा रहे हैं जिन्होंने सेक्युलरिज्म को फैलाया है और जो धर्म की जो बहुत गहरी पकड़ थी समाज के ऊपर उसको थोड़ा कम करने पे काम किया है। तो इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। गांधी जी का भी एग्जाम्पल हम वापस यहाँ ले सकते हैं। भगत सिंह का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यूथ को मोटिवेट करने के लिए। फिर आता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। अब कभी कभार क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जो पूरे समाज को हिला के रख देती है, पूरे समाज को झकझोर के रख देती है, तो उसके कारण क्या होता है पूरे समाज का एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागरूक हो जाता है। तो ऐसे में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो समाज का बढ़ता है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में समाज को पुश कर देता है, जो कि ज़रूरी नहीं है हर बार सही हो पर काफ़ी बार सही भी होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं निर्भया रेप केस में जो हुआ था। निर्भया रेप केस में जब रेप के बाद जब पूरा समाज उसको देखा और जो ब्रूटैलिटी उन्होंने देखी उस रेप कांड की, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भैया जो हमारे लॉज हैं उनको हमें और बढ़ाना पड़ेगा। जो मापदंड समाज ने डिसाइड कर रखा था रेप के बाद सजा का, उसको बढ़ा दिया गया।
और ऐसे में इसके अलावा फ्रीडम स्ट्रगल भी एक ऐसा स्ट्रगल था जिसके थ्रू पूरी समाज जिसके थ्रू पूरा जब गुजरा, तो हमने उसके कारण एक एथिकल विचारधारा अपनाई, एक अलग एथिकल विचारधारा अपनाई। इसी कारण से आप देख सकते हैं जब हम आज़ाद हुए तो उसके बाद हमने ये रास्ता जो चुना था आज़ादी के बाद, वो था नॉन कॉपरेशन, उसका सॉरी, ना ही हम अमेरिका के साथ अलाइन हुए, ना ही हम रशिया के साथ अलाइन हुए। तो हमने नैम का रास्ता चुना था, NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। वो इसीलिए था क्योंकि हम पहले ही फ्रीडम स्ट्रगल कर चुके थे, हमें पता था किसी से जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो आपके ऊपर आधिपत्य जमाने लग जाए तो हमें अपने हिसाब से ही चलना होगा। इसके अलावा आप गवर्नेंस के आधार पर भी देख सकते हैं, जो सरकार उस वक्त जो आपकी है, मोड ऑफ गवर्नेंस जो उस वक्त आपका है, वो भी आपके एथिक्स डिसाइड करता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। जैसे क्लीनलीनेस का अगर आप देखें तो स्वच्छ भारत अभियान के बाद में क्लीनलीनेस का जो चलन है वो बड़ा है हमारे समाज में। कैपिटल पनिशमेंट किसी समाज में सही मानी जाती है, सरकार द्वारा अगर दी जाती है, किसी ऐसे सिंगापुर में बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है कैपिटल पनिशमेंट, ड्रग्स को लेके स्पेशली अगर आप इन्वॉल्व है तो उनमें। नेशनलिज्म की बात करते हैं तो किसी समाज में नेशनलिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, किसी समाज में इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स पे, कि किस बंदे के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे किसी भी एथिकल कंडक्ट या अनएथिकल कंडक्ट पे। अब कोई इंडिविजुअल अगर एथिकल कंडक्ट करता है या नहीं करता है तो उसके लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उस एथिक्स के, तो इनको हम ये भी देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस की तरह हम देख सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेज के अलावा। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि एथिकल काम करने या ना करने से आपको क्या फ़ायदे या नुकसान मिल सकता है। तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल अगर एथिकल कंडक्ट करता है तो सबसे पहले तो उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाता है उस समाज के अंदर, वरना समाज जो है उसको सर्वाइव ही नहीं करने देगा अपने अंदर अगर वो समाज के मापदंडों के हिसाब से नहीं चल रहा। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जो टेररिस्ट है, अब हमारे समाज में पीस एक मापदंड है, और जो टेररिस्ट है वो गलत रास्ते पे चल गया, नक्सल है जो गलत रास्ते पे चल गया, तो समाज उसे सर्वाइव नहीं करने देता, हमारी आर्मी उनको अपने तरीके से डील कर लेती है। उसके बाद जो दूसरा मापदंड है वो है जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस है फुलफिलमेंट ऑफ हायर ऑर्डर नीड्स। जब आप एथिकल कंडक्ट करते हो तो आपकी जो हायर ऑर्डर नीड्स होती है, नीड्स क्या होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले जो बेसिक नीड होती है तो वो होती है रोटी कपड़ा मकान, हम सबको पता है। लेकिन वो जब पूरी होने लग जाती है फिर हम उसके बाद कुछ और बड़ी नीड करते हैं, जैसे हम गोल्स पूरे करने लग जाते हैं अपने पर्सनल गोल। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, अब हमें IAS बनना है, तो ये हमारे पर्सनल गोल हो। फिर उसके बाद और भी ऊपर कई हायर गोल्स आ जाते हैं जिसमें हम पूरे समाज को एक सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाते हैं हायर ऑर्डर नीड्स। उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि मदर टेरेसा का, लॉर्ड राम का, जिन्होंने जब देखा कि वहाँ पे लंका में जो कई लोगों को है परेशान किया जा रहा है, तो रावण से उन्होंने सिर्फ यही नहीं बोला कि तुम जो है सीता को छोड़ दो, उसके अलावा उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि वहाँ पे और भी जितने लोग बंदी हैं उनको भी छुड़वाया जाए। तो ये हायर ऑर्डर नीड्स पे चले गए। इसके अलावा क्रेडिबिलिटी जो होती है आपकी बढ़ जाती है समाज में अगर आप एथिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल, क्रेडिबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं ई श्रीधरन। ये वो इंसान है जिनको देश में मेट्रो मैन कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो जो है वो इन्होंने ही बनाई थी। और आप दिल्ली अगर गए हैं तो आपने नोटिस किया होगा दिल्ली में बहुत ही एफिशिएंटली दिल्ली मेट्रो काम करती है। और इनको जो टाइम दिया गया था, तो गवर्नमेंट काम अधिकतर अपने डिले के लिए जाना जाता है, पर इनका जो काम था वो बहुत ही टाइमली पूरा हो गया था, जो गिवन टाइम था उससे भी बहुत कम टाइम में पूरा कर लिया गया। तो इस हिसाब से इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई ना आज इंडिया में कि इनके नाम पे ही फंडिंग ज़्यादा मिलने लग जाती है। अगर किसी को पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर काम में या यहाँ के रेलवे स्टेशन में या यहाँ के मेट्रो में ई श्रीधरन जी जो है डायरेक्टर हैं उस प्रोजेक्ट के, तो ज़्यादा अच्छी फंडिंग मिले, तो इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी होगी इनकी। इसके अलावा एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हो जाती है वो होती है डिसीजन मेकिंग। अगर एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप मापदंड डिसाइड कैसे करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। एथिकल कंडक्ट आपको बता दिया गया समाज द्वारा कि देखो इन आधारों पे हमें डिसीजन लेना चाहिए कि ये सही है या गलत है, इन चीज़ों को देख के डिसाइड करो। तो गांधी जी का जो था वो डिसीजन मेकिंग उसी हिसाब से चल रहा था। कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाता है काफ़ी, कि विसल ब्लोअर्स जो होते हैं, जो कोई भी गलत काम जो चल रहा होता है छुप के, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह, उनके बारे में जब बताते हैं
तो ऐसे में उनको एक वो कॉन्फिडेंस के साथ सामने आ पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम एक एथिकल काम कर रहे हैं, ये लोग समाज को धोखा दे रहे हैं, और अगर हम इनके बारे में पूरे समाज को बताएंगे तो वो एक एथिकल काम कर रहे हैं, इसलिए विसल ब्लोअर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके अलावा हैप्पीनेस, पूरे समाज में एक सोशल कैपिटल बढ़ जाता है, हैप्पीनेस बढ़ती है किसी भी इंसान की। जैसे कि आप एक एथिकली पुअर इंसान होना पसंद करोगे एक रिच फ्यूजिटिव क्रिमिनल होने के बजाय। आप एक बहुत अमीर इंसान है लेकिन आप फ्यूजिटिव है, विजय माल्या जैसा आपका हाल है, एक देश से दूसरे देश आपको भटकना पड़ रहा है, बहुत अमीर है लेकिन क्या, इसके बजाय तो आप कम पैसा कमाने वाले एक एथिकल कंडक्ट वाले आदमी बनिए, तो आप ज़्यादा खुश रह पाएंगे क्योंकि आपका क्लियर कॉन्शियंस रहेगा। ये जो क्लियर कॉन्शियंस वाला टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये बार बार काम आएगा। तो क्लियर कॉन्शियंस ये होता है कि जो आपका कॉन्शियंस होता है ना, चित्त, चेतना जो आपकी है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई इनर डिसोनेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अलग अलग प्रकार की कि यार ये करूं या वो करूं। जो क्लैरिटी है, मेंटल क्लैरिटी, वो आपको ज़्यादा अच्छी रहेगी, और जिसके पास मेंटल क्लैरिटी होती है वो ज़्यादा खुश रहता है, उसको पता है कि सही क्या है, क्या सही करना है, वो कंफ्यूज नहीं होता ये करूं या वो करूं। सोशल कैपिटल जो होता है इन जनरल वो समाज का बढ़ता है। ऐसे में लोग आपस में ज़्यादा भरोसा करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की ज़्यादा मदद करते हैं, और पूरा का पूरा समाज आपस में ग्रो करता है, जिसमें आ जाता है वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है। इसमें देख सकते हैं गांधी जी का एग्जाम्पल, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के आने से पहले कांग्रेस का स्प्लिट हो गया था, अगर आपने हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ा होगा, सूरत स्प्लिट के नाम से वो प्रचलित था। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक बार वापस ऐसी ही नौबत आ गई थी 1922 में, जब गांधी जी जेल चले गए थे, और उस वक्त सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने देने पर कांग्रेस को छोड़कर अपनी खुद की स्वराज पार्टी खोलने पर विचार करते हैं कि हम छोड़ के अलग से पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि हमें इलेक्शन लड़ना है, हम इलेक्टोरल जो बॉडी है उसके अंदर जाके इन अंग्रेजों को रजिस्ट करना चाहते हैं, अंदर जाके इनको बताना चाहते हैं कि आप कैसे गलत काम कर रहे हैं और कैसे इसको सुधारा जा सकता है। तो यहाँ पे भी कांग्रेस का एक बार वापस विभाजन होने वाला हो गया था, पर ऐसे में गांधी जी की लीडरशिप जो थी वो इतनी अच्छी थी, उनकी क्रेडिबिलिटी हाई थी, वो जो बोलते थे वो उसी पे टिके रहते थे, धोखा नहीं देते थे, और उस वक्त तक सोशल कैपिटल इतना हाई हो गया था उनके कारण कांग्रेस के अंदर कि जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है ऐसे नहीं होने दूंगा, स्प्लिट नहीं होने दूंगा, तो सभी लोगों ने उनकी बात मानी। जो स्वराज पार्टी खोलना चाहते थे और जो अलाउ नहीं कर रहे थे, वो दोनों ही लोग गांधी जी की डिसीजन मेकिंग को एक्सेप्ट कर लिए। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिविजुअल स्तर पे हमने एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेज अब देख लिए, इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर देखेंगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन एथिकल कंडक्ट रखती है तो उससे उसको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इकॉनमी, कि अगर एथिकल कंडक्ट रखती है तो उनकी इकॉनमी ठीक रहती है, उनको सही इनपुट्स मिल जाते हैं सही कॉस्ट पे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ओपन ऑक्शन फॉर माइंस। और ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आप इसको स्पेसिफिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम माइंस की बिल्कुल एथिकल ऑक्शनिंग करेंगे, और बिल्कुल उसमें कोई भी जो बिल्डर या कंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका और पॉलिटिशियंस का आपस में जो नेक्सस हो जाता है, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन नेक्सस जिसे बोलते हैं, वो नहीं फॉर्म हो रहा, ओपन ऑक्शनिंग हो रही है, ऑनलाइन मेथड से हो रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, तो हमें बिल्कुल सही दाम मिलेगा उसका, और ज़्यादा अच्छा कॉम्पिटिटिव मार्केट डेवलप होगा, जिसके कारण पूरी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और यही चीज़ अगर हम प्राइवेट में देख लें तो प्राइवेट में भी अगर मान लीजिए कोई ओपन ऑक्शनिंग हो रही है, प्राइवेट कंपनी एक तो खुद ऑक्शन का पार्टिसिपेंट बन रही है, दूसरा वो खुद बेच रही है अपनी कोई चीज़ को, दोनों ही केसेस में अगर ओपन ऑक्शनिंग होगी तो सही दाम मिलेगा, और उससे सही ये जो ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे हैं जिसमें अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब बिना किसी बायस के, प्रेजुडिस के जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, लॉजिक पे बेस्ड होती है, उसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी को हम पा सकेंगे। दूसरी चीज़ है एफिशिएंसी। एथिकल काम करेंगे तो हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। इसका ये होगा कि जितने इनपुट्स हैं उनमें से बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र।
अब एथिकल कंडक्ट हमें करना था कि हमें कम से कम करप्शन में जो लीकेजेस हो रहे हैं उनको हटाते हुए जो बिल्कुल वर्कर हैं, मूल जो लोग हैं जिनके पास पैसा जाना चाहिए उन तक पहुंचाना था। तो जैसे मनरेगा में डीबीटी कर दिया गया, तो उससे लोगों तक डायरेक्टली वो पैसा पहुंचने लग गया, जो बीच में काफ़ी बार मिडिल मैन खा जाया करते थे, तो ज़्यादा एफिशिएंटली डिलीवरी होने लग गई। इसके अलावा इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ेगी। एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में ये अंतर है कि जो आपके इनपुट होते हैं ना, इनपुट के आधार पर जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो आपको एफिशिएंसी देता है, लेकिन इनपुट के आधार पर जो आपको आउटकम मिल रहा है वो आपको इफ़ेक्टिवनेस देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक टॉयलेट्स। अगर मान लीजिए आपने किसी गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए वहाँ पे टॉयलेट्स बनवाए, तो आपने इनपुट डाला था कि भाई 5,000 करोड़ का टेंडर डाल दिया, ठीक है, पूरे स्टेट में टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, घर घर में टॉयलेट बनवाने हैं, ऐसा कोई गांव का ऐसा कोई घर नहीं होना चाहिए इसमें टॉयलेट। तो इनपुट 5,000 करोड़ का डाला, जिसके कारण एक्स अमाउंट ऑफ टॉयलेट्स बन गए, तो ये आउटपुट मिल गया आपको। लेकिन आउटकम क्या होगा ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो टॉयलेट्स कितने फंक्शनिंग हैं, बढ़िया से काम कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था उनमें है या नहीं है, उनके बाद जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या लोग उन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, अगर वो सही भी हैं तो। मान लीजिए आपने इनपुट जो दिया था उसके हिसाब से बहुत सही आउटकम दिया है, बहुत अच्छे आपके आउटपुट दिया है और बहुत सही टॉयलेट्स बन गए, लेकिन ये लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, लोग को अभी भी ओपन डेफिकेशन ही करना है क्योंकि वो उनके हैबिट में आ चुका है, तो उसके बाद वहाँ का आउटकम ज़ीरो है। तो ऐसे में इफ़ेक्टिवनेस जो है आपके एक्शन की वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन आप एथिकली अगर काम करेंगे तो आप डेडिकेटेड होकर काम करेंगे तो आप केवल आउटपुट तक ही नहीं आउटकम तक जाके आएंगे। तो ऐसे में गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ आउटपुट, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा इफेक्टिवनेस में। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है दरवाज़ा बंद कैंपेन, जिसमें क्या हुआ था, टॉयलेट यूज़ करने के लिए प्रमोट करने के लिए दरवाज़ा बंद कैंपेन करा गया था, और उसके बाद जो टॉयलेट बन गए थे उनके प्रॉपर यूज़ को इंश्योर करके ही उसको ओपन डेफिकेशन फ्री किया गया था किसी रीजन को। उसके अलावा वर्क कल्चर पे आते हैं कि जब एथिकल कंडक्ट करते हैं तो किसी भी जगह का जो वर्क कल्चर है वो बढ़िया हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि ट्रांसपेरेंट अगर मान लीजिए अपन रखते हैं वर्किंग को कि ट्रांसपेरेंट है भाई, कि जितना इनपुट आ रहा है उसका पता है, आउटपुट उससे कितना आ पा रहा है उसका पता है, और पार्टिसिपेटिव रख रहे हैं हम, जैसे गवर्नेंस का जो मॉडल है उसको पार्टिसिपेटिव रख रहे हैं, जो जन सुनवाई हो रही है, जो पॉलिटिशियन वो गांव-गांव जाके बात करके आ रहे हैं लोगों से, तो ऐसे में वर्क कल्चर ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अगर लोगों को इन्वॉल्व करके लोग काम करवाया जाएगा किसी भी एरिया में तो वर्क कल्चर ज़्यादा इम्प्रूव होगा, सोशल ऑडिटिंग हो पाएगी बेटर, वहाँ के लोग जो है उस प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। जैसे मान लीजिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वर्क कल्चर बेटर करने का, मान लीजिए ये एक गाँव है, ठीक है, ये बीच में से एक नदी जा रही है गाँव में, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं 95% लोग, और सरकार ने डिसाइड किया कि इस गांव में एक स्कूल बनानी है और उन्होंने स्कूल यहाँ बना दी, तो वो काम किसके आएगी, 5% लोग रहते हैं यहाँ पे, बच्चे तो सारे इधर रहते हैं, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि स्कूल इधर ही बनाई जानी चाहिए या इधर बनाई जानी चाहिए स्कूल, ये डिसाइड करने के लिए लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जितना ज़्यादा ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ज़्यादा अच्छे से काम हो पाएगा। तो इसलिए वर्क कल्चर सही होना चाहिए, उससे हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है और एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव मिलता है। वर्क कल्चर अच्छा है, मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ का ऑफिस बहुत अच्छा है, क्लीन है, आपके जो बॉस हैं वो आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और आपसे बहुत ही पार्टिसिपेटिव रूप से डिसीजन मेकिंग करते हैं। मीटिंग्स में एक एक एम्प्लॉय की राय ली जाती है और उनकी हायरार्किकल लेवल पे उनके डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता, राय लेते वक्त हर एक किसी को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। तो ऐसे में जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी, वहाँ की हर एक एम्प्लॉय जो है वो जुड़ा हुआ महसूस करेगा उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इसके अलावा आता है अट्रैक्ट्स बेस्ट टैलेंट। अब जैसे इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है गूगल का ओपन टेस्ट। गूगल जो है अपने यहाँ पे काम करवाने के लिए कोडर्स को अगर रखती है उसके लिए ओपन टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। आप किसी भी कॉलेज से हो, चाहे ज़रूरी नहीं है आप IIT से ही हो, NIT से हो, प्राइवेट कॉलेजेस से हो, आप पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं। तो जो ओपन टेस्ट उन्होंने रखा है वो एक एथिकल कंडक्ट है, सबके लिए इक्वल कंपटीशन कर दिया उन लोगों ने। तो इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है, बेस्ट टैलेंट गूगल में जा रहा है आज,
क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। जब आप एथिकल कंडक्ट करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। आज टाटा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक भरोसे का जो है नाम आता है कि भाई टाटा अगर कोई काम कर रहा है, किसी काम में टाटा अगर जुड़ा है तो वो किसी भी प्रकार का जो है धोखाधड़ी नहीं करेंगे, स्कैम नहीं करेंगे। इसलिए टाटा के जब शेयर्स आते हैं तो उनमें लोग भरोसे के साथ इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे कोविड के दौरान शेयर मार्केट पूरा गिर गया था, लेकिन टाटा के शेयर्स जो थे वो रिलेटिवली स्टेबल थे क्योंकि लोगों को उनके ऊपर भरोसा है। उसके अलावा जैसे एनटीए नीट के स्कैम्स अभी काफ़ी बार हो गए, नीट में स्कैम, पेपर लीक के स्कैम आ गए, तो उसके कारण एनटीए नीट की जो है क्रेडिबिलिटी गिर गई। तो ऐसे क्रेडिबिलिटी बेटर रहती है अगर आप एथिकल कंडक्ट करते हैं। बाकी ब्रांड वैल्यू की अगर बात करें तो वो भी बढ़ती है। तो ब्रांड वैल्यू अगर बढ़ जाती है, ठीक है, तो उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, लोग आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि महिंद्रा का एग्जांपल लेते हैं तो महिंद्रा की जो ब्रांड वैल्यू है वो हाई है, उसकी गाड़ियों पे लोगों को भरोसा ऐसा है कि इसकी गाड़ियाँ रफ एंड टफ है, ख़राब नहीं होती, चलती है, आप कैसे भी इनको चला लीजिए। तो उससे उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, जिसके कारण आज उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही है, शेयर प्राइसेस उनकी इंप्रूव हो रहे हैं। अब आते हैं हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स फॉर सोसाइटी। हम इंडिविजुअल के स्तर पर देख लिए, ऑर्गेनाइजेशन पे देख लिए, सोसाइटी कि अगर हम एथिकल कंडक्ट करते हैं तो पूरी सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिलता है। तो सोसाइटी में कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इम्प्रूव हो जाते हैं, जैसे कि जस्टिस इम्प्रूव होगा। हम किसी के साथ गलत हो रहा है तो पूरा समाज उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाएगा, उसको जो है एप्रोप्रिएट जस्टिस दिलवाया जाएगा उसके साथ जो गलत हुआ है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं अभी कोलकाता में जो रेप की घटना हुई, तो उसके बाद उस लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए पूरा का पूरा समाज वहाँ पे उतरा है सड़कों पर। तो ये एक एथिकल कंडक्ट है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, उसमें कुछ इलीगल एलिमेंट भी हो, वो अलग है, बट जो पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था वो उसका एग्जाम्पल है। स्टेबिलिटी आती है समाज में, सोशल कैपिटल बढ़ता है तो लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट ज़्यादा करते हैं, लड़ाइयाँ कम होती है, पीस आता है समाज में, गुड गवर्नेंस होती है, लोग एक दूसरे को जो सरकार है वो हमें से ही कुछ लोगों के निकलने से जब हम जाके उस पोजीशन पे बैठते हैं वो बनती है। तो सरकार जो है किसी भी समाज को नेता वैसे ही मिलते हैं जैसा वो समाज खुद होता है। समाज खुद अच्छा होगा तो नेता भी अच्छे मिलेंगे और फिर गुड गवर्नेंस भी होगी। हार्मनी जो है वो बढ़ जाती है समाज में, इंक्लूसिवनेस बढ़ जाती है, ज़्यादा मिलजुल के हम रहते हैं, सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है समाज में। जो मास कंज्यूमरिज्म है, एक ही तबका जो है समाज का वो सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, तो ऐसे में सस्टेनेबल कैसे रहेगा? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इतना हाई हो जाएगा। तो लेकिन हम मिल बांट के रहेंगे, ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें ज़रूरत है उतना ही लेंगे, तो हम सस्टेनेबल तरीके से रह सकते हैं और उसी ही तरीके से प्रोग्रेस भी हमें मिल सकती है। अब इसके आगे हम चलते हैं, तो इसके बाद में इसके आगे अब आता है डायमेंशंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स के अलग अलग डायमेंशन। अब ये इसमें दो टॉपिक हैं, एक तो है थ्योरेटिकल टॉपिक और एक है अप्लाइड टॉपिक। अप्लाइड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल टॉपिक समझने के हिसाब से अच्छा है, लेकिन मार्क्स के हिसाब से इतना अच्छा नहीं। आप इसको अपने आंसर में जोड़ सकते हैं तो आपके मार्क्स थोड़े इंप्रूव होंगे, लेकिन डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन कम आते हैं। तो पहले हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स देख लेते हैं। वो तीन टाइप के होते हैं: थ्योरेटिकल एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और मेटा एथिक्स। अब जो नॉर्मेटिव एथिक्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, टीलियोलॉजिकल एथिक्स और वर्च्यू बेस्ड एथिक्स। अब ये जो नाम है, ये अगर आप क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, दिस इज डिओंटोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एथिक्स या टीलियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ एथिक्स, तो इससे आपकी वोकैबुलरी जो है ओवरऑल आंसर की वो बढ़ेगी और टीचर आपके आंसर को ज़्यादा अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे, उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा आपका आंसर। तो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स ये होता है कि ड्यूटी बेस्ड विथ एम्फेसिस ऑन मैनर ऑफ एक्शन। कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा एथिक्स जिसमें मेन जो जोर है वो ड्यूटी पर दिया जा रहा है, कर्म पर दिया जा रहा है, उसे डिओंटोलॉजिकल एथिक्स कहेंगे। कि आपने जो काम किया है उस पर मेन फोकस किया जा रहा है रेदर देन उस काम के क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। कर्म पर मेन ध्यान है, मीन्स पर जो है इसको अलग अलग तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो हम मीन्स देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मीन्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, मीन्स। उसके अलावा इसको हम देख सकते हैं कि कांत जो थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे इमैनुअल कांत, तो इसे कांतियन
एथिक्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इन्होंने जो जैसे गीता में जो हमें दे रखा है कि कर्म पर हमें ध्यान देना चाहिए, फल के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो वैसे ही कांत ने भी ड्यूटी फॉर ड्यूटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि ड्यूटी हमें करनी चाहिए अपनी पूरी, जो क्योंकि किसी कोई फल की अपेक्षा में नहीं करनी चाहिए हमें ड्यूटी अपनी पूरी। वो ड्यूटी इसलिए पूरी करनी चाहिए क्योंकि वो ड्यूटी हमारी है और हमें ड्यूटी के लिए ड्यूटी को पूरा करना चाहिए। तो कांतियन एथिक्स या फिर मीन्स बेस्ड एथिक्स, जिसमें हम जो मीन्स है, ड्यूटी जो है, हमारे कर्म जो है, उस पर ध्यान दे रहे हैं रेदर देन एंड्स पे, फल पर ध्यान नहीं दे रहे। दूसरा इसमें आता है टीलियोलॉजिकल एथिक्स, जिसमें हम मेन चीज़ जो है, हमारा मेन फोकस जो रहता है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे रहता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे रहे हैं, एंड गोल कैसा है। चाहे हमारा रास्ता एक बार गलत हो जाए, लेकिन हमारा जो काम है, जो एंड रिजल्ट है उसका, वो सही ही रहना चाहिए। जैसे डियोंटोलॉजिकल एथिक्स वाला बंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, चाहे उसके झूठ बोलने से कल्याण भी क्यों ना हो रहा हो, वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि वो कर्म पर ध्यान दे रहा है। टीलियोलॉजिकल वाला जो बंदा है वो मेन चीज़ इस पर ध्यान देगा कि रिजल्ट उसका अच्छा होना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण की जो अप्रोच थी महाभारत के दौरान, वो टीलियोलॉजिकल अप्रोच थी। उन्होंने झूठ भी बोला और अलग अलग प्रकार के जो षड्यंत्र भी जो है कह सकते हैं रचे, थोड़े बहुत लीलाएं करी। तो वो सारी जो थी वो अच्छे रिजल्ट पाने के लिए थी, क्यों ना, एंड गोल अच्छा होना चाहिए। अगर मीन्स थोड़ा गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। फिर आता है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स, जो कि ना ही ड्यूटी पे फोकस करता है, ना ही कॉन्सिक्वेंसेस पे फोकस करता है। उसका मेन फोकस होता है एक्टर पे, कि उसका जो इंटेंशन था, उसके मन में उसका भाव क्या था करते वक्त, उस पर मेन फोकस होता है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स पे। तो ये 3 है। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स पे हम आ जाते हैं, जो नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव और मेटा एथिक्स। अब इसके बाद डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में हम आते हैं, तो 2 प्रकार में इसको टॉपिक को देखा जाता है। एक तो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है, और एक होता है एथिकल रिलेटिविज्म। तो इसको समझना बिल्कुल सिंपल है। एब्सोल्यूटिज्म और रिलेटिविज्म के टर्म्स में इसको समझ सकते हैं। एब्सोल्यूटिज्म मतलब वो जो एब्सोल्यूट है, हर जगह वैसा का वैसा ही है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसकी करंट फॉर्म और इंटेंसिटी में, उसे एब्सोल्यूट कह देंगे। तो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ ऐसे एथिकल स्टैंडर्ड्स जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं और वो इंडिपेंडेंट है टाइम को लेके, हमेशा से और हर जगह, टाइम और स्पेस में उनको हर जगह समान मान्यता मिलती है। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, लव। अब ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पे लव की जगह नहीं। हर समाज में, आप अमेरिकन समाज देख लीजिए, इंडियन समाज देख लीजिए, राजा महाराजाओं के टाइम का समाज देख लीजिए, आज का समाज देख लीजिए, हमेशा लव की जो थी वही जगह थी। जस्टिस जो है हर समाज में पूजनीय माना जाता है, चाहे वो पहले के समाज के टाइम के बाद तो ट्राइबल समाज हो, हाईली सिविलाइज समाज हो, मॉडर्न समाज हो, कोई सा भी समाज हो। डिग्निटी, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि एथिकल एब्सोल्यूटिज्म को बहुत अच्छे से समझा देती है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो होती है एथिकल रिलेटिविज्म। ये वो एथिकल कंडक्ट है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी ये अलग अलग है। अब जैसे वुमेन एजुकेशन है, इसी का आप एग्जांपल देख लीजिए। हमने पहले जो बताया था कि तालिबान में जो वुमेन एजुकेशन है उसको गलत माना जाता है, हिंदुस्तान में इसको सही माना जाता है वुमेन एजुकेशन को। तो ये एथिकल रिलेटिविज्म हो गया, वहाँ जो चीज़ गलत है यहाँ वो चीज़ सही है। वेरीज फ्रॉम टाइम, स्पेस एंड टाइम। जो स्पेस में बदल जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाए तो चेंज हो जाए, और टाइम में भी बदल जाए, पहले सही थी आज खराब हो गई, तो वो एथिकल रिलेटिविज्म होती है। और ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती है कि आप किस वक्त कहाँ पे हो, किस समय पे हो। और ये है ना, सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पे भी बहुत डिपेंड करती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल वही है कि आप देख लीजिए तालिबान समाज हमारे समाज से कितना अलग है, अमेरिकन समाज है वो इंडियन समाज से कितना अलग है। वहाँ इंडिविजुअलिज्म को फोकस किया जाता है, यहाँ कलेक्टिविज्म पर फोकस किया जाता है। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले एथिकल एब्सोल्यूटिज्म के कुछ फ़ायदे और नुकसान। तो प्रोज क्या है एथिकल एब्सोल्यूटिज्म के? सबसे बड़ा प्रो तो ये है कि ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है जो कि हमें बाय द वर्च्यू ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस से ही मिल जाते हैं। जैसे कि कुछ राइट्स होते हैं ना, जो ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं, तो हमारे ह्यूमन होने से ही वो राइट्स हमें मिल जाते हैं।
उनमें कोई हमें एक्स्ट्रा एडिशन नहीं करना पड़ता। अगर आप ह्यूमन हो तो आपके पास ह्यूमन राइट्स होंगे। वैसे ही ये एथिक्स है जो आप कहीं पे भी जीते हो वो आपको मिल जाएंगे जस्ट बिकॉज आप ह्यूमन हो। लव, डिग्निटी आपके ह्यूमन होने से ही आपको मिल जाएंगे। आप समाज बदलोगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हर जगह ये ऐसे ही अप्लीकेबल है। ये इजी टू फॉलो होता है। आप इस समाज के कुछ जो जैसे अब आपको अमेरिका जाके ये समझने की ज़रूरत नहीं कि डिग्निटी की यहाँ क्या वैल्यू, आपको पता है हर कहीं डिग्निटी जो है एथिकल एब्सोल्यूटिज्म के कारण वैल्यूएबल है। हर कोई इंसान अपनी डिग्निटी को बहुत प्यार से देखता है, तो इसलिए इनको फॉलो करना इजी हो जाता है। अलग अलग कल्चर में जाके आपको अलग अलग तरीके से इनको समझना नहीं पड़ता। इसके अलावा हम बात करते हैं फेयरनेस की। फेयरनेस एज रूल आर सेम फॉर ऑल। तो फेयरनेस वाली भी तो बात है कि एक समाज में जो है तो हमारे समाज में क्यों नहीं हो, हमारे समाज में भी उसे होना चाहिए। तो ये फेयरनेस लेके आता है, दोनों समाजों में समानता लेके आता है। इसके अलावा अवॉइड स्लिपरी स्लोप से यहाँ पे मतलब है कि ये जो कन्फ्यूजन हो जाता है ना कि भाई ये चीज़ इस समाज में एप्लीकेबल है भी या नहीं एप्लीकेबल, तो इस प्रकार के सभी कन्फ्यूजन से हमें बचा लेता है। तो ये अवॉइड करता है स्लिपरी स्लोप को, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज़ यहाँ एप्लीकेबल है वैसी की वैसी वहाँ पे भी एप्लीकेबल है, तो हम कंफ्यूज नहीं होते। पर इसके कुछ नुकसान भी है साथ ही साथ। क्या नुकसान है कि हु विल डिसाइड व्हाट आर दोज यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स। ये बताएगा कौन कि यही स्टैंडर्ड यूनिवर्सल है और ये स्टैंडर्ड यूनिवर्सल नहीं है। जब वुमेन एजुकेशन ऐसा स्टैंडर्ड है तो ये कौन बताएगा कि वुमेन एजुकेशन भी एक यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। इक्वालिटी एक यूनिवर्सल एथिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जस्टिस पे तो डिसाइड कर लिए, तो ये डिसाइड कौन करेगा, इस पे एक प्रॉब्लम की बात है। दूसरी चीज़ ये है मे फेवर दोज हु आर इन पावर। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो पावरफुल है वो डिसाइड कर सकता है कि क्या एब्सोल्यूट है क्या एब्सोल्यूट नहीं है। तो ऐसे में जो पावरफुल लोग हैं वो अपने ही फ़ायदे की चीज़ करवाएंगे एथिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे टैक्सेशन की बात है, अभी यूनिवर्सली देखा जा रहा है कि टैक्स जो है कॉर्पोरेट टैक्स कम करे जा रहे हैं, और यूनिवर्सली देखा जा रहा है कि कॉर्पोरेट बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके बीच में और सरकारों के बीच में अच्छे रिलेशन चल रहे। तो ये कॉर्पोरेट पावरफुल लोगों ने डिसाइड कर लिया कि टैक्स कम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वो इसलिए डिसाइड कर पा रहे हैं क्योंकि वो पावर में है। अगर आप एक गरीब इंसान से पूछोगे कि कॉर्पोरेट लोगों पे जो टैक्स लग रहा है उसको हाई रखना चाहिए, कम कर देना चाहिए क्या, तो वो बोलेगा कि ज़्यादा लगाओ टैक्स तो उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा और फिर समाज में जो है सोशल वर्क होंगे उससे ज़्यादा। तो जो पावरफुल है वो अपनी फेवर में एब्सोल्यूट करवाते रहेंगे एथिक्स को। और इसको नीचे ने भी गुड मॉरल्स के हिसाब से समझाया कि गुड मॉरल क्या होते हैं, ये वो डिसाइड कर लेता है जो उस वक्त पावरफुल होता है। जो पावरफुल जो कर रहा होता है वही उसको गुड बता देता है। दूसरी चीज़ जो है ये इग्नोर करता है डाइवर्सिटी को। ये भी है कि भाई हम अपने जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो हर जगह थोप दें अगर, तो वो एथिकली जो यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा उन एथिक्स का, एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा उन एथिक्स का, लेकिन डाइवर्सिटी तो ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि पॉलीगमी को लेके अलग अलग विचारधारा है, कहीं पे पॉलीगमी अलाउड है, कहीं पे एक आदमी की एक ही महिला पार्टनर हो सकती है शादी के बाद, कहीं पे मल्टीपल लोगों से शादी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको अनएथिकल बोलने लगेंगे, पॉलीगमी अनएथिकल है, तो ऐसे तो डाइवर्सिटी ही ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा प्रमोट्स इनटॉलरेंस, ये भी है, इनटॉलरेंस भी बनाता है कुछ हद तक, क्योंकि अगर मान लीजिए सारे समाज सेम है तो आप अलग अलग समाजों के साथ रह के, जिनके अलग अलग एथिक्स होते हैं उनके साथ रह के आप जो टॉलरेंस डेवलप करते हो वो टॉलरेंस डेवलप ही नहीं होगी, तो इसमें ऐसे में इनटॉलरेंस बढ़ जाएगी। उसके अलावा रेजिस्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कुछ हद तक, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट आती है अलग अलग चीज़ें जो कि अलग अलग समाज से हमें मिलती है उनके मिक्सचर से। दो बहुत अलग अलग नस्ल के घोड़े हैं, उनकी जब क्रॉस ब्रीडिंग होगी तो उससे एक नई नस्ल बनेगी घोड़े की। तो वो हो सकता है वो इसकी भी एक अच्छी चीज़ ले ले और इसकी भी एक अच्छी चीज़ ले लो और वो ज़्यादा फास्ट हो, ज़्यादा स्टेबल हो। तो उसी प्रकार से अलग अलग समाज से जो हमें अलग अलग कल्चरल बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलती हैं, उन दोनों के मिक्सचर से जो नया समाज बनता है वो ज़्यादा अच्छा समाज बनता है। तो ऐसे में ग्रोथ और डेवलपमेंट ही रुक जाएगी क्योंकि सभी समाजों की सभी प्रैक्टिसेस सेम हो जाएंगी। एथिकल रिलेटिविज्म के अब हम प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, तो इसमें लगभग उनका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है।
जो प्रोज में इसमें हम देख सकते हैं, टेक्स इनटू अकाउंट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, सही बात है, हम दूसरे समाज में जाते हैं जो उसमें जो चेंजेस हैं उसको हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट है, इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट नहीं है ड्रग्स को लेके, लेकिन सिंगापुर में कैपिटल पनिशमेंट है। अगर आपको एयरपोर्ट पर पकड़ लिया ड्रग्स के साथ तो डायरेक्टली आपको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी। इसके अलावा अलाउज टू क्रिएटर टू स्पेशल नीड्स जो होती है लोगों की, उनका ध्यान रखते हैं एब्सोल्यूट एथिकल रिलेटिविज्म। जैसे कि रिजर्वेशन जो है EWS के लिए जो है वो उसकी नीड्स को ध्यान रखते हुए बनाया गया। बाकी प्रमोट करता है डाइवर्सिटी, आपके एथिक्स अलग हैं, हमारे अलग हैं, आपके संस्कार अलग हैं, हमारे अलग संस्कार हैं, तो हम डाइवर्स हुए। तो एक्सेप्टेंस जो है दूसरे एथिक्स की, तो जो रिलेटिविज्म है वो एक्सेप्टेंस को इंश्योर करती है और एक्सेप्टेंस के बाद ही डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में इम्पोजिशन को है, वेस्टर्न वर्ल्ड का इम्पोजिशन को अवॉइड किया आयुष के थ्रू, हमने आयुर्वेद वगैरह को सेव किया, तो इससे डाइवर्सिटी बढ़ी। वरना अगर एथिकल एब्सोल्यूटिज्म लगा देते मेडिकल की दुनिया में तो हर जगह एलोपैथी ही सर्वाइव कर पाती। इसके बाद आता है टॉलरेंस भी ये बढ़ाता है अलग अलग में। जैसे ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जो है उसमें अगर हम एथिकल रिलेटिविज्म देखें कि भाई ट्राइबल में लोग अलग तरीके से रहते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, उन पे अपने संस्कार थोपना सही नहीं है, तो उसे ट्राइबल वे ऑफ लाइफ में टॉलरेंस प्रमोट करता है हमारे मन में। कॉन्स देखते हैं हम इसके, क्या क्या नुकसान है एथिकल रिलेटिविज्म के। ये है कि देयर आर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। एथिकल रिलेटिविज्म के नाम पे कभी कभार ये होता है कि हम गलत चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि एथिकल रिलेटिविज्म के नाम पे कोई ये बोले कि भाई पॉलीगमी सही चीज़ है, या फिर महिलाओं को जो एजुकेशन से रोका जा रहा है तालिबान समाज में वो सही चीज़ है, तो इसको एथिकल रिलेटिविज्म के नाम पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही होगी। किसी के कपड़े अलग हैं तो बात अलग है, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक कपड़े पहनने के लिए ही मजबूर किया जा रहा है तो वो एथिकल रिलेटिविज्म नहीं है, वो गलत चीज़ है। तो ऐसे में इम्प्लाइज दी ऑब्वियस मॉरल रॉन्ग, जो ऑब्वियसली मॉरल रॉन्ग चीज़ है ना, ठीक है ना, उसको भी ये एक्सेप्ट कर लेता है। ये ऑब्वियसली गलत है जो महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा तालिबान समाज में, तो इसको भी ये जो है अलाउ कर देगा। जैसे फीमेल जेनिटल या म्यूटिलेशन होता है, एक समाज है, एक ट्राइब है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। तो अब ये हम उनकी कल्चरल प्रैक्टिस मान के माफ़ कर दें या बोल दें कि ठीक है आपकी कल्चरल प्रैक्टिस हमसे अलग है तो इसका अलाउ किया जाएगा, तो ये गलत होगा। इसके अलावा रिलेटिविज्म अंडरमाइंस द पॉसिबिलिटी ऑफ ए सोसाइटी बीइंग सेल्फ क्रिटिकल। रिलेटिविज्म में क्या होता है कि कोई भी समाज खुद की कमी तो कभी निकालता ही नहीं है, उनको खुद की प्रैक्टिसेस तो हमेशा सही लगती है। जब हम दूसरों के कंपेयर में अपने आप को देखते हैं तब हमें समझ में आता है यार वहाँ पे तो इतना अच्छा काम हो रहा है। अब तालिबानी सोसाइटी के लोग जब हमारी सोसाइटी को देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि यार लिबर्टी भी एक अलग होती है, आपको धर्म परिवर्तन की भी आज़ादी दी जानी चाहिए, आपको अपनी व्यूज़ एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी दी जानी चाहिए। अगर वो देखेंगे ही नहीं कल्चरल एथिकल रिलेटिविज्म के नाम पे तो वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या गलत कर रहे हैं। और ये इट ऑल्सो प्रमोट्स अथॉरिटेरियनिज्म। इससे अथॉरिटेरियनिज्म भी बढ़ जाता है कल्चरल रिलेटिविज्म से, क्योंकि उनकी सोसाइटी में जो हो रहा है उसमें हम कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि रिलेटिव है सब कुछ, तो वो अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता रहेगा, वो अपनी सोसाइटी में उसको पुश करते ही रहेंगे, उनके लोग दबे हुए ही रह जाएंगे फिर। तो ऐसे में जो कंक्लूजन है वो यही है रिलेटिविज्म और एब्सोल्यूटिज्म में, कि दोनों रिलेटिव और यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स जो है एथिक्स के वो एग्जिस्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर लीडिंग टू हार्मोनाइजेशन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड्स। जितना ज़्यादा समाज, अलग अलग प्रकार के समाज आपस में घुल मिल रहे हैं उतने ही रिलेटिविज्म कम होता जा रहा है और एब्सोल्यूटिज्म बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे पर्टिकुलर एथिकल स्टैंडर्ड जो है वो यूनिवर्सल बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे एब्सोल्यूट बनते जा रहे हैं। जैसे कि हम UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देख सकते हैं, पहले हर जगह ह्यूमन राइट्स नहीं हुआ करते थे, अब UN के कारण ह्यूमन राइट्स ज़्यादा प्रचलित हुए हैं। SDG जो हैं वो एक यूनिवर्सल गोल बन गए हैं। पेरिस क्लाइमेट डील जो है वो एक यूनिवर्सल डील बन गई है। इसकी खास बात यह है कि ये ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के अंदर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो इकलौता ऐसा प्रोटोकॉल है आज तक का दुनिया का जो कि यूनिवर्सली रेटिफाइड है। दुनिया में सारी की सारी कंट्रीज़ ने उसमें हाँ मिला है, उसमें अपनी हामी भरी। तो ये एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि कैसे रिलेटिविज्म से एथिकल एब्सोल्यूटिज्म की तरफ वो बढ़े।
फिर आता है अप्लाइड एथिक्स। ये थे थ्योरेटिकल एथिक्स। अब अपन आ जाते हैं अप्लाइड एथिक्स की तरफ कि एथिकल जो अलग अलग सीख जो हमें मिली है उसको हम जब अलग अलग डायमेंशंस में अप्लाई करते हैं तो उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहला आता है एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन आप दीजिए। अब जितनी भी डेफिनेशन है उनको आप डायरेक्टली पढ़ने के बजाय सबसे पहले आप उन पे खुद विचार किया कीजिए। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या हो सकता है, अब आप सोचिए, इसमें आप पूरी तरह मेरे साथ इस पर फोकस कीजिए। ये क्या हो सकता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस होते हैं उनमें हम किस प्रकार से एथिकल विचारधारा को इम्प्लाई कर सकते हैं। अब जब यहाँ पे हम एथिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एथिक्स वो सिंपल वो एथिक्स नहीं रह गया कि द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स विच इज़ टोल्ड टू अस बाय आवर सोसाइटी द्वारा दिए गए सेट ऑफ नहीं, यहाँ पे एथिक्स एक ब्रॉडर टर्म में देखा जा रहा है जिसके अंदर मोरालिटी भी इंक्लूडेड है। तो इन प्रकार के एथिक्स में आप केवल उसी एथिक्स को मत समझना और मोरालिटी को इससे अलग मत कर देना, दोनों एक साथ जुड़ के आते हैं। तो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होता है? एनवायरमेंटल एथिक्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनमें एथिकल स्टैंडर्ड्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं या फिर उनका एथिकल एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ें देखता हूँ। चलो, एक आम वर्ड सुनते ही आम विचार जो हमारे दिमाग में आता है वो यही होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कितनी अलग है। स्टडीज द रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन बींग और एनवायरनमेंट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको ये स्टडी करता है। ठीक है, एंड दी एथिकल प्रॉब्लम्स, जितनी भी एथिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी स्टडी करता है। किससे रिलेटेड? जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड एथिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं या नहीं हो सकती, पहले तो ये सोचिए। बिल्कुल हो सकती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के नाम पे अगर मान लीजिए हमें फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़ रही हैं जिनके कारण लोग जो है नौकरियां छिन रही हैं क्योंकि फैक्ट्री में से पोल्यूशन बहुत होता था, तो ये एक एथिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आप यहाँ बोलोगे कि क्या करें, फैक्ट्री बंद करें क्योंकि उससे पोल्यूशन बहुत हो रहा है, या फिर फैक्ट्री चलने दें क्योंकि उससे नौकरी मिल रही है लोगों को, लोग जो है खाने को कैसे करेंगे फिर। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एनवायरमेंटल एथिक्स में आ जाती है। तो द एनवायरमेंटल एथिक्स इसको साथ में याद कर लीजिए। जितना जल्दी इन चीज़ों को आप बार बार बोलेंगे, साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे हम, उतना ही जल्दी ये चीज़ें याद होंगी। तो सबसे पहले तो इट स्टडीज़, ठीक है, इट स्टडीज़ द रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मेन क्या चीज़ है? ह्यूमन बींग और एनवायरनमेंट। इट स्टडीज द रिलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट एंड द एथिकल प्रॉब्लम्स। ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ये की वर्ड है इस डेफिनेशन में। एंड द एथिकल प्रॉब्लम सराउंडिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और यहाँ प्रोटेक्शन एंगल अपन को डालना जरूरी है, वरना एनवायरनमेंट पे एथिकल आप ज़्यादा एंगल डाल नहीं पाओगे तब तक आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात ना करो। सो द एथिकल प्रॉब्लम सराउंडिंग द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके अलावा इट एम्स टू प्रोवाइड एथिकल जस्टिफिकेशन एंड मॉरल मोटिवेशन फॉर द कॉज ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। ठीक है, जो भी एथिकल जस्टिफिकेशन चाहिए होता है, मॉरल मोटिवेशन चाहिए होता है, किसके लिए? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, उसको ये हमें देता है। एनवायरमेंटल एथिक्स वो प्रोवाइड करता है। अब टेनेट्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या हैं अलग अलग एनवायरमेंटल एथिक्स के, जैसे कि अब ये आपके ये मल्टी डायमेंशनल आंसर बनाने में मदद करेंगे। सोच आप खुद भी सकते हैं इनमें से काफ़ी सारे। आप खुद सोचिए, एक सेकेंड इसको पॉज कर दीजिए और खुद सोचिए कितने आप अलग अलग डायमेंशन सोच पा रहे हैं एनवायरमेंटल एथिक्स के। जैसे एक मैं बता देता हूँ कि एथिक्स में वही जो अभी मैंने एग्जांपल दिया फैक्ट्री वाला, तो वो आप सोच सकते हैं। इसी प्रकार की और चीज़ सोच के देखिए आप, ठीक है। और फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। इको टेररिज्म आता है इसको पहले जैसे, तो इकोसेंट्रिज्म, सॉरी नॉट इको टेररिज्म, इकोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म में ये हम देखेंगे कि इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच हमें रखनी है हमारी डिसीजन मेकिंग में। ये किस प्रकार से हम कोई भी डिसीजन लेते वक्त इकोसिस्टम को एट द कोर रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भला हम अपने इकोसिस्टम का कर सकते हैं। तो इकोसेंट्रिज्म में क्या होता है, एक तो इकोसिस्टम होता है जिसमें हम हैबिटेट, स्पीशीज़ और उनकी पॉपुलेशन पे ध्यान देते हैं और प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द इकोसिस्टम। कुछ भी करके हमें इकोसिस्टम की इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है, उनकी पॉपुलेशन को और हैबिटेट्स को और स्पीशीज़ को प्रिजर्व रखना है। कैसे रख सकते हैं हम इससे? हम रख सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई इन्वेजिव स्पीशी आ गई है जो कि लोकल स्पीशीज़ को ख़त्म कर रही है। जैसे कि पोलिनेशिया से जब ओशिनिया में खूब सारे आइलैंड हैं
वहाँ पे अलग अलग सेटलर्स जब गए थे यूरोप से, खूब सारे शिप्स लेके जब वो पहुँचे थे उन आइलैंड्स पे, तो उन आइलैंड्स पे जो लोकल पॉपुलेशन वहाँ पे पहले रहती थी, ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ की जो थी, वो वहीं के रहने वाले थे, नेटिव थे, वो कहीं बाहर से नहीं आते। जब यूरोपियन सेटलर्स अपनी शिप्स लेके पहुँचे तो उससे पहले वो जो आइलैंड्स थे वो जो माइग्रेटरी बर्ड्स हुआ करते थे उनके ट्रैक पे आते थे, और हजारों की संख्या में अलग अलग हजारों स्पीशीज ऑफ बर्ड्स वहाँ पे ठहरा करते थे, मेटिंग करते थे, ब्रीडिंग करते थे और रेस्ट करके आगे बढ़ा करते थे। तो वो एक पैराडाइज ऑफ बर्ड्स के रूप में जाना जाता था उससे पहले। लेकिन जब यूरोपियन सेटलर्स आए तो उनके शिप्स में चूहे साथ में आ गए, और उस आइलैंड पे उन बर्ड्स का कोई भी प्रेडेटर नहीं था, नेचुरल शिकारी कोई था ही नहीं। लेकिन जब चूहे आए ना, उन्होंने उन बर्ड्स के अंडे खाने शुरू कर दिए। विद इन 50 ईयर्स वहाँ पे 90% रिडक्शन हो गया बर्ड पॉपुलेशन में। तो इन्वेजिव स्पीशी के कारण किस प्रकार से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया ये आप देख सकते हैं। तो किलिंग ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए बर्ड फ्लू हो गया, तो ऐसे में जो बर्ड्स हैं या फिर पोल्ट्री फार्म्स में जो ऐसी मुर्गियां हैं जो कि बर्ड फ्लू के शिकार हो चुकी है, वो और बीमारी ना फैला दे दूसरों को, तो ऐसे में उनकी जो उनका जो सफाया कर दिया जाता है, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा इसके टेनेट्स होते हैं सस्टेनेबिलिटी, कि हम एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन और यूज़ इस तरीके से करें कि जो अर्थ जो है अपने आप को जिस स्पीड से रीजनरेट कर रही है उससे ज़्यादा हम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन ना करें। इसके अलावा एक्विटी, कि जो इंसान जितना एनवायरनमेंट को चोट पहुंचा रहा है उसको उतना ही रिस्पॉन्सिबल बनाएं हम एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के अंदर। तो कॉमन प्लस बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक फिनोमिना यूज़ किया गया था UNFCCC द्वारा इसमें, तो UNCED द्वारा, तो ये इसी के एग्जाम्पल है CBDR। इसके अलावा हम राइट्स में आते हैं, एनिमल राइट्स जो होते हैं वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल एक एक्ट पास किया गया था, या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था जिसमें शिकार वगैरह करना अलाउड नहीं है, तो एनिमल को भी राइट्स दे दिए गए। फिर एक ड्यूटी, ये हमारी इस पर्टिकुलर समाज इस एनवायरनमेंट को लेके क्या ड्यूटी है कि हमारे ग्रीन लाइफस्टाइल हम जिए, जितना ज़्यादा हो सकता है हम कार्बन एमिशन कम करें, अननेसेसरी जो कार्बन एमिशन हमारे जीवन में हो रहे हैं उनको अवॉइड करें, जैसे कि AC उतना ही चलाएं जितना ज़रूरी है, अननेसेसरी दिन भर चला के ना रखें, पटाखे जितने अवॉइडेबल 99% अवॉइडेबल ही होते हैं, वो 100% अवॉइडेबल होते हैं, उन्हें अवॉइड किया जाए। बाकी 4R मेथड से अपने जीवन को जिए, रिड्यूस करें जो एक्स्ट्रा हम कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कंजम्पशन उसको रीयूज़ करने की कोशिश करें जितना रीयूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उन्हें रिसाइकिल करें, जो हमारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर चुके हैं और रिसाइकिल करके उन्हें रीस्टोर करा जाए। तो 4R जो मेथड है ये बेस्ट एग्जाम्पल है ड्यूटी बेस्ड एथिकल कंडक्ट का। बाकी मिनिमलिज्म हम परफॉर्म करें, कंज्यूमरिज्म से दूर जाए। फिर अब ग्लोबल रिलायंस ऑन ईच अदर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम चाहे जितना क्लाइमेट चेंज पे काम कर लें, इंडिया में चाहे जितना क्लाइमेट चेंज पे काम हो, अगर पूरी दुनिया इस पे काम नहीं करेगी तो सी लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मुंबई के जो शोर्स हैं, कोस्टल एरिया हैं, वो डूबेंगे ही डूबेंगे, चाहे इंडिया कितना है। तो ये ग्लोबल रिलायंस है हमारी एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे में ये एक इंटरडिपेंडेंट इकोसिस्टम बना देता है, और इसका बेस्ट एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो हमने अभी बताया, जिसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के अगेंस्ट ये काम करता है। इसके अलावा पैसिफिज्म एंड पीस, वॉर जो है, एक वॉर सबसे बड़ा जो डिस्ट्रॉयर होता है इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ का, पूरे के पूरे जंगल तबाह जला दिए जाते हैं, और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन उन दिनों इतना ज़्यादा होता है, तो इसीलिए पीस और पैसिफिज्म की तरफ भी हमें जाना चाहिए। उसके अलावा जस्टिस की जहाँ तक बात है, पॉल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल, जो जितना ज़्यादा पॉल्यूट करता है वो उतना ही ज़्यादा उसको पे करेगा। तो ये जो पॉल्यूटर स्प्रे प्रिंसिपल है ये यूज़ किया जाना चाहिए इसमें। तो ये कुछ टेनेट्स हैं, इसके अलावा आप कुछ और सोच सकते हैं तो उन्हें भी ऐड कीजिए। मल्टी डायमेंशनल जितना ज़्यादा होगा आंसर उतना बेटर है। तो अब ऐसे में हम देखते हैं स्कोप ऑफ एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में मदद करते हैं, जैसे काफ़ी बार जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो हम एनक्रोचमेंट कर रहे हैं जंगलों में जानवरों के पास रहने के लिए कम जगह है, तो वो छोड़ के बस्तियों में घुस जाते हैं, गाँवों में घुस जाते हैं और लोगों को
जान माल का नुकसान होता है। उसके अलावा जैसे रेलवे के ट्रैक पे काफ़ी बार कई जानवर जो हैं रेलवे के नीचे आ जाते हैं, चपेट में मारे जाते हैं। तो ये सारे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किए जा सकते हैं अगर हम एथिकल कंडक्ट के साथ में जिए तो। इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, डैम्स जो हैं, माइंस जो हैं, उनको कंस्ट्रक्शन से पहले उनका प्रॉपर एक EIA होना चाहिए, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA। तो जब अगर ये ढंग से होगा तो फिर हम उससे पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट के बनने से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। हम केवल पर्सनल गेन्स के हिसाब से किसी को नहीं बना सकते। फिर आता है बैलेंसिंग प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर ऑब्लिगेशन। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि फ्यूचर के लिए भी हम छोड़ के जा रहे हैं। हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, आज के लिए ही नहीं, आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो आज की नीड्स को और फ्यूचर के आने वाली नीड्स को, दोनों को बैलेंस करते हुए हमें चलना है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पर ध्यान देने में जो है एनवायरमेंटल एथिक्स हमारी मदद कर सकते हैं। जैसे पॉलिटर्स पे प्रिंसिपल था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पेरिस क्लाइमेट चेंज था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो ये सारे जो हैं ये इसमें मदद करते हैं। बाकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी हमारी मदद करते हैं एनवायरमेंटल एथिक्स। इसके बाद हम चलते हैं मीडिया एथिक्स पर। मीडिया एथिक्स क्या होता है, इसको अब हम डेफिनेशन को पढ़ने से पहले सोचें। मीडिया एथिक्स क्या हो सकता है कि मीडिया का अच्छी तरह काम पूरा हो उसके लिए क्या क्या उनको एथिकल कंडक्ट रखना चाहिए, वो सब मीडिया एथिक्स में आ जाएगा। अब सबसे पहले दो इसमें डायमेंशन है। सबसे पहले तो मीडिया का काम पूरा हो, तो मीडिया का काम क्या है, और दूसरा एथिकल स्टैंडर्ड्स कौन से होंगे जो मीडिया का वो काम पूरा करने में मदद करेंगे। ये बेसिक डेफिनेशन इसकी बना देगा। तो मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम है बेसिकली जो भी न्यूज़ को करेक्ट तरीके से पहुंचाना, लोगों तक सही मैसेज पहुंचाना, मल्टी डायमेंशनल न्यूज़ देना। और मीडिया में यहाँ पे आप केवल न्यूज़ मीडिया ही मत रखिए, फिल्म्स तक भी चल जाइए। फिल्म्स का क्या जो रोल रहता है, अच्छा मैसेज पहुँचाना, गलत चीज़ें ना दिखाना, समाज के पतन को होते हुए रोकना, लोगों को मोटिवेट करना पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये सारे मीडिया का काम है। अब इसमें कैसे मदद कर सकता है एथिकल स्टैंडर्ड्स हमारा? सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मीडिया के कंडक्ट में। एक एग्जांपल हम लेके देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी होगी तो मीडिया फ्री एंड फेयर होकर काम कर पाएगा। मीडिया के लिए करेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट वगैरह ये करेजियस नहीं है, बहादुर नहीं है, तो ये जो है अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनके आगे दब जाएंगे। तो ये हमने देखा कि मीडिया का काम क्या होगा और उनको करने में क्या एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड है। ये मीडिया एथिक्स कराएगा। अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं। It's the set of specific principles and the standards which media must follow to uphold the trust of the people and maintain their credibility. तो मीडिया के जो अलग अलग काम थे उनमें से दो काम जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो क्या था? एक तो ट्रस्ट ऑफ पीपल मेंटेन करना है और अपनी क्रेडिबिलिटी मेंटेन करके रखनी है। तो ये दोनों कामों को करने के लिए उनको जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं या फिर एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वो मीडिया एथिक्स कहलाता है। अब क्या क्या है मीडिया एथिक्स, बेसिकली क्या है वो प्रिंसिपल्स, टेनेंट्स क्या है मीडिया एथिक्स के? सबसे पहला है फेयर एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मीडिया की, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो फेयर होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि 2000 के नोट जब आए थे डिमोनेटाइजेशन के बाद, तो उन दिनों एक अजीब सी न्यूज़ चल रही थी और बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ आई थी कि 2000 के नोट में एक चिप है जो उसको कहीं से भी डिटेक्ट कर सकती है। तो एक बहुत ही गलत न्यूज़ थी उस वक्त जो आई थी। दूसरी है प्राइवेसी। इट्स इन्वेजन इज नॉट परमिसिबल अनलेस आउटवेटेड बाय जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट। प्राइवेसी जो है वो मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है मीडिया द्वारा। किसी की भी प्राइवेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए, कोई गलत नहीं करना चाहिए, आपकी प्राइवेसी में खनन नहीं होना चाहिए। पर अगर मान लीजिए किसी की प्राइवेसी ब्रीच करने से आप बहुत ही लार्जर पब्लिक गुड को लीड कर रहे हो तो ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें उसकी प्राइवेसी तो खराब हो रही है, लेकिन आपको ये बता पा रहे हो आप कि कैसे ये इंसान स्कैम कर रहा था इतने दिनों से, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, तो फिर ये एक जेन्युइन रीज़न है किसी की प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए। तो स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है, ये सब ठीक है, बट ऐसे में आप प्राइवेसी के नाम पे प्राइवेसी को हैम्पर करने के नाम पे मान लीजिए कोई विक्टिम है किसी भी हीनियस क्राइम का, रेप के विक्टिम, उनके नाम को पब्लिक कर दो, तो ये गलत चीज़ है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। थर्ड होता है ड्यूटी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई टू क्रिटिकल ओपिनियन।
किसी के भी अगेंस्ट अगर क्रिटिकल ओपिनियन बताया गया है मीडिया में, किसी के अगेंस्ट कोई गलत कोई भी क्रिटिकल ओपिनियन बताया, किसी का क्रिटिसिज्म किया है, तो उस इंसान को भी इक्वल राइट है और मीडिया को उसको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो आगे अपनी बात को सबके सामने ढंग से वापस रख सके और उसके अगेंस्ट जो क्रिटिकल ओपिनियन दिया गया था उसका रिप्लाई वो दे सके। इसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर अब मीडिया ही फ्रीडम ऑफ स्पीच को पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं कर पा रही है तो फिर वो डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर जो है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो भी स्पेसिफिकली मीडिया की, क्योंकि वो हम तक सच लेके आता है। उसके बाद आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट्स एंड ओपिनियन। तो जब भी कोई न्यूज़ बताई जा रही है तो आपको ये क्लियरली बताना होगा बहुत ही स्पेसिफिकली कि ये फैक्ट है और ये ओपिनियन है। ये फैक्ट हैं और ये जो है तथ्यों के आधार पर, अलग अलग रिसर्च के आधार पर आप तक लाए गए, और अब जो है क्लियर बिल्कुल वाटर टाइट डिमार्केशन होना चाहिए कि यहाँ तक फैक्ट्स है और अब हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं इन फैक्ट्स का जो हमने एनालिसिस किया है उसके आधार पर। तो ये वाटर टाइट डिमार्केशन अगर आप दोनों में करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप अपने काम को कर पाएंगे, लोगों में कोई गलत भ्रम नहीं फैलेगा आपकी तरफ से। ड्यूटी नॉट टू डिस्क्रिमिनेट और टू इन्फ्लेम हेट्रेड, कि आपकी ये ड्यूटी भी है मीडिया एथिक्स में कि आप किसी भी प्रकार की हेट्रेड ना फैलाएं, एक खास समुदाय के प्रति, एक खास कास्ट या कम्युनिटी के प्रति कोई हेट्रेड ना फैलाएं और कोई गलत तरीके से उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट भी ना करें। जैसे सुदर्शन टीवी एक चैनल है, इन्होंने एक शो बनाया था कि यूपीएससी जिहाद है, कि यूपीएससी के थ्रू कैसे एक पर्टिकुलर समाज को जो है फेवर किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने इस्लामीकरण कर दिया है यूपीएससी का, जबकि ये बहुत ही गलत था। रियलिटी अभी जो है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी में मुस्लिम पार्टिसिपेशन इस वक्त 1% है, 1%, और पॉपुलेशन उनकी 14% है। 14% पॉपुलेशन वाले ब्यूरोक्रेसी में केवल 1% है। तो ऐसे में कहाँ कौन सा जिहाद हो रहा है इसके अगेंस्ट? तो ये आप देख सकते हैं, ये गलत था, हेट्रेड फैलाई जा रही थी यहाँ पे एक्चुअली। इसके आगे आता है ड्यूटी नॉट टू यूज़ डिसऑनेस्ट मीन्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। किसी से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन, जो मीडिया का काम होता है देना लोगों को, तो वो कोई गलत तरीके से ना ऑब्टेन करी गई हो, छल कपट से ऑब्टेन ना करी गई हो, चोरी चकारी से ऑब्टेन ना करी गई हो। इसका आता है मस्ट मेंटेन इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉर्पोरेट पॉलिटिशियन नेक्सस। अब जैसे काफ़ी बार देखने मिलता है कि जो मीडिया पर्सन है उनके बहुत गहरे संबंध होते हैं पॉलिटिशियन से, तो ऐसे में वो फ्री एंड फेयर न्यूज़ नहीं दे सकते। वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की तारीफ ज़्यादा करने लग जाएंगे। वो मीडिया हाउसेस, फ्री एंड फेयर मीडिया हाउसेस के बजाय लेफ्ट विंग मीडिया हाउस या राइट विंग मीडिया हाउस में बदल जाएंगे। या फिर कोई मीडिया हाउस का पर्सन जो है वो जो ओनर भी है मीडिया हाउस का और साथ ही साथ वो एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी है, तो ऐसे में वो फ्री एंड फेयर अपना जॉब कभी कर ही नहीं पाएंगे। फिर आते हैं एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कि एथिक्स पब्लिक सेक्टर के अलग एथिक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अलग एथिकल कंडक्ट होते हैं। कुछ उनमें से सेम होते हैं, जो पब्लिक में भी काम आता है एथिकल कंडक्ट, प्राइवेट में भी काम आते हैं। कुछ उन दोनों में से बिल्कुल अलग होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, कि पब्लिक में अगर आप ये एथिकल कंडक्ट अच्छे से कर लोगे तो प्राइवेट में ये वाला आप अच्छे से कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पब्लिक के एथिकल कंडक्ट। तो पब्लिक के एथिकल कंडक्ट होते हैं डिग्निटी, कंपैशन। अब इनमें से जो कुछ वर्ड हैं जिनकी इन डेप्थ हम आगे जाके अच्छे से डेफिनेशन देखेंगे, उनके ऊपर पढ़ाई करेंगे, अभी आप इनको देख लीजिए। डिग्निटी एंड कंपैशन ये एक बेसिक एथिकल कंडक्ट है, ये हर समाज का होता है। हमने देखा था एथिकल एब्सोल्यूटिज्म वाले टॉपिक में कि डिग्निटी जो है वो हर समाज में इक्वली रिस्पेक्टेड है। इसके अलावा ऑनेस्टी, सच जो होता है वो एक पब्लिक रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अकाउंटेबिलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, मतलब डिसीजन मेकिंग विदाउट एनी लाग लपेट, बिल्कुल ट्रूथफुल डिसीजन मेकिंग जो फैक्ट्स पे बेस्ड है, वो होता है ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, आपके काम के प्रति आपकी जवाबदेही, आपने जो भी काम किया है और अब वो गलत हो गया है सही हुआ है वो उसके प्रति आपकी जवाबदेही। ऑनेस्टी मतलब सच्चाई, सच बोलना। लीडरशिप, लोगों को लीड करने की कैपेसिटी। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी भी ले सकते हैं ओपननेस की जगह हम, कि जो है बिल्कुल आपने सबके सामने रख के सबके सामने काम किया। जैसे इसका एक एग्जांपल है आरटीआई,
आरटीआई फाइल करी जाती है और गवर्नमेंट का जो भी काम होता है उसका पूरा कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने आ जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी, पब्लिकली अगर आपको एथिकल कंडक्ट रखना है तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होगी, ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी होगी, तभी एथिकल काम हो पाएगा। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं रखोगे, ओपननेस नहीं रखोगे तो करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी में थोड़ा बहुत अंतर है, अच्छा मतलब बड़ा सारा अंतर है। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि एक तो होता है एथिकल कंडक्ट, कि आप जो है एथिकली कंडक्ट कर रहे हो अपने आप को। एक फिर आता है इंटेग्रिटी का मतलब होता है कि मुसीबत के क्षण में भी आप अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ रहे और उन पे अड़े हुए हैं और उन पे खड़े हैं आप और उनको परस्यू कर रहे हैं कि भाई आपने सच बोल दी, ठीक है, और आप लगातार सच बोल रहे हो, कोई बढ़िया बात है। अगर आपके जीने मरने की बात आज आपके सर पे किसी ने गन रख दिया, फिर आपको बोले कि आप सच बोलो, अभी भी आपको मतलब आप झूठ बोल के अपनी जान बचा सकते हो, लेकिन उस वक्त भी आपने सच ही बोला, तो वो इंटेग्रिटी है कि मुसीबत के क्षण में भी अपने प्रिंसिपल्स पे अड़े रहना, उसे इंटेग्रिटी कहते हैं। फिर आता है सेल्फलेसनेस, कि सेल्फिशली ना सोच के समाज के लार्जर ग्रेटर गुड के बारे में सोचना, उसे सेल्फलेसनेस कहते हैं। तो ये पब्लिक कंडक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सेल्फिश होकर सोचेंगे तो आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। पुलिस वाला जो अपनी मान लीजिए उसको धमकी मिलती है गैंगस्टर्स से कि अपनी फैमिली का भला चाहते हो तो ये जो है इन लोगों की मदद करना छोड़ दो, हम इनको परेशान करके इनसे पैसे कमाना चाहते हैं, तो अब वो अपनी फैमिली की टेंशन करता रहेगा तो वो कभी भी उन गैंगस्टर्स को पकड़ ही नहीं पाएगा, उनका इलाज ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उसको सेल्फलेसनेस के साथ काम करना पड़ेगा, अच्छे से काम करने के लिए। अब आते हैं हम प्राइवेट लाइफ में एथिकल कंडक्ट कैसे होने चाहिए। तो प्राइवेट लाइफ में अगर देखें तो सबसे पहले कंपैशन और जो लव है वो प्राइवेट और पर्सनल लाइफ इन दोनों में लगभग सेम होता है। डिग्निटी और कंपैशन दोनों में ज़रूरी है, तो कंपैशन एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा ऑनेस्टी एक कॉमन पॉइंट है। प्राइवेट लाइफ में भी सच्चाई होनी चाहिए, रिश्तों में झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ की कोई जगह नहीं है, वहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे इसके अलावा कुछ जो अलग चीज़ें आ जाती है, जो सिमिलर चीज़ें हैं वो तो ये हैं, डिग्निटी हो गया, ठीक है, कंपैशन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, लव उस फॉर्म में नहीं आता लेकिन वो कंपैशन और डिग्निटी के फॉर्म में आ जाता है उधर, ठीक है। अब जो अलग चीज़ें जो डिफरेंट हैं यहाँ पे वो हैं ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। वहाँ पे ट्रेडिशन एंड कस्टम्स नहीं होते प्राइवेट लाइफ में, यहाँ पे ट्रेडिशन और कस्टम्स होते हैं। पब्लिक लाइफ में नहीं होते, प्राइवेट लाइफ में होते हैं और इनको हमें फॉलो करना होता है। जितना अच्छे से हम इनको फॉलो करेंगे हम प्राइवेट लाइफ में उतना ही एथिकली कंडक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपके परिवार का ट्रेडिशन है ये कि नए साल पे आप जाते हैं अपने मंदिर जाके, घर गांव जाके अपने कुलदेवता के मंदिर पे जाके आते हैं, ये आपका ट्रेडिशन है। तो प्राइवेट लाइफ में आपको एथिकली कंडक्ट करना है अगर, तो आपको भी ये ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये ट्रेडिशन फॉलो नहीं करेंगे तो आप एथिकल नहीं कहला पाएंगे। इसके अलावा रूल ऑफ लॉ होता है, जो परिवार में जो रूल बना रखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग होती है घर में। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस ये है कि पब्लिक लाइफ में अकाउंटेबिलिटी था, यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो लेकिन आप लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने छोटे भाई के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। तो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हो जाता है कि अकाउंटेबिलिटी एक रिएक्शनरी चीज़ है, आपने कोई काम कर दिया अब आप उसके प्रति अकाउंटेबल हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्शनरी चीज़ है, रिएक्शनरी नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल हो आप उसके प्रति। तो अगर आपका छोटा भाई नहीं पढ़ रहा तो अब आपको उसके प्रति एक्शन लेना पड़ेगा कि आप उसको पढ़ाना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आप एक टीचर हो, आपका स्टूडेंट फेल हो गया तो अब आप अकाउंटेबल हो गए, तो लोग आपसे आके पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्या पढ़ाया कि वो फेल हो गया। तो अकाउंटेबिलिटी पब्लिक लाइफ में, आप टीचर को एग्जाम्पल देख लीजिए, और प्राइवेट लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको छोटे भाई को पढ़ाना है तो आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। उसके अलावा आता है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है कि चीट ना करना, आपकी ईमानदारी जो आप बरतते हैं रिश्तों में अपने लोगों के साथ में, उसे। तो यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक लाइफ में आप यही देख सकते हैं कि कैसे दोनों में कुछ एस्पेक्ट सेम हैं, कुछ एस्पेक्ट्स अलग हैं, और कुछ एस्पेक्ट्स अगर पब्लिक लाइफ के अच्छे से फॉलो किए जाएं, जैसे कि आप इंटेग्रिटी के साथ उसमें काम कर रहे हैं, ओपननेस के साथ आप काम कर रहे हैं, तो करप्शन कम होगा। तो अगर आप करप्शन कम करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, जितना भी ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर आप डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं पब्लिक लाइफ में, तो बिल्कुल सही डिसीजन मेकिंग होगा, उसमें आपका पर्सनल कोई भी सेल्फिश गोल नहीं होगा, तो आप बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे।
और जो मन में किसी भी प्रकार का इनर डिसोनेंस नहीं बनेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आंतरिक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपका मन शांत रहेगा, क्लियर कॉन्शियस के साथ आप काम कर पाएंगे। तो अगर आप पब्लिक लाइफ में इस सब क्लियर कॉन्शियस के साथ काम कर रहे हैं तो उसके बाद आप प्राइवेट लाइफ में भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो ऑफिस में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर घर में भी गुस्सा करने लग जाते हैं। तो अगर आप ऑफिस में ढंग से काम कर पा रहे हैं, ईमानदारी से काम कर पा रहे हैं, तो आप घर में भी खुश रह पाएंगे। और कुछ बार जस्ट ये ऑपोजिट भी ट्रू है, वाइस वर्सा भी ऐसा है कि अगर आप घर में खुश नहीं है तो ऑफिस के काम में आपका पूरी तरह मन नहीं लग पाएगा। तो दोनों जगह अच्छे से काम होना, अच्छे से एथिकल कंडक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। एथिकल कंडक्ट होगा दोनों ही जगह तो कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण एक दूसरे को ये बेनिफिट देंगे।